हाँ जी, भाई और उनकी बहनों, पंखा बंद करो, पंखा चालू करो, जो करना है फटाफट कर लो भाई। बंद कर दो, एसी वेसी चल रहा है ना यार अभी तो। एक तो इधर का फैन बंद कर दो, और क्या है, एसी चालू है। हाँ, फैन तो बंद कर ही दो यार, एसी चालू है तो फैन बंद करो फिर। बस इतना ही दे। तुम कहाँ चला गया? तू चाय पीने चला गया? बस मौका रह गया है। हाँ जी, ये एक जना उठ के उधर से बंद कर दो ना भाई। देखो फैन वही बंद करना, बंद कर दे भाई। देखिए मेरा इधर वाला बंद मत कर देना बस। अरे यार ये भी बंद कर दिया गया? नहीं, इधर तो आ गया। चलो इधर तो मैं सही हूँ एकदम। चलिए जी, तो कंपनी से अपन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए लॉ का सीधा सिस्टम है कि जैसा मितेश सर ने आप लोगों से बात कर ली होगी कि किस तरीके से आप लोगों को अपने रिवीजन शेड्यूल जो है वो बनाने हैं और किस तरीके से रिवीजन को करना है। सेम वही पोर्शन आप लोगों को लॉ के लिए बना के भी दे दूंगा मैं, और अपने हिसाब से आपको फिर सेटअप करना है कि कितने दिन में आप अपने हिसाब से लॉ को कंप्लीट कर सकते हो। वैसे मुझे प्रैक्टिकली लगता है, देखो लॉ में या किसी भी सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। कई लोग शायद ऐसे रिवीजन अपना स्केड्यूल बनाएंगे कि उन्होंने क्या किया कि 7 डेज का अपने एक स्केड्यूल बनाया, रोज के 10 घंटे पढ़ने हैं। अरे यार तुम डर गया मैं तो यार, तो एकदम वो बदमाशों ने तेरे को भेज दिया, उनको पता है नोट्स है नहीं, खत्म हो गए, मजे ले लिए तेरे। बराबर तो आया एकदम ऐसे ही हूँ, एकदम ही हूँ। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मारेगा मारेगा क्या? हाँ जी, तो अभी सवाल ये भाई, किसी ने प्लान किया कि भाई अपने को 10 दिन के अंदर, 7 दिन में लॉ खत्म करना है। तो एक टारगेट हो गया कि भाई अपने को 7 दिन में 10 घंटे पढ़ना है और लॉ खत्म करनी है। किसी को ये लग सकता है कि नहीं मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरे दिन नहीं पढ़ना है, मुझे 2 सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, आधा आधा टाइम अकाउंट्स और लॉ साथ में ले लिया, फिर अपन ने टैक्स और कॉस्टिंग साथ में ले लिया। तो आप ऐसा भी अपना प्लान कर सकते हैं। सेम इसी तरह से सेकंड ग्रुप का भी। अब वो आपकी चॉइस है कि किसको क्या प्रेफरेबल लगता है ना। किसी को लगता है 10 घंटे पूरे दिन एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो ओके, तो हम अपने हिसाब से प्लान बना करके दे सकते हैं कि भाई इतने दिन में आपको ये चीजें खत्म कर लेनी चाहिए और रिवीजन हो जाता है। हम लोग अभी इस रिवीजन का क्या प्लान कर रहे हैं, लॉ में मेरे 2 एक रिवीजन का प्लान है। अभी जो अपन ये वाला रिवीजन कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक बार सारे सेक्शंस को गो थ्रू करेंगे, क्योंकि लंबा टाइम हो गया है ना। कंपनी लॉ के पीछे के चैप्टर्स तो अपन ने अभी भी किए, उसके बाद भी अपन ने इंटरप्रिटेशन किया, एनआईए किया, जनरल क्लॉजेस किया। वो स्टार्टिंग वाला पोर्शन से लगा के अब तक तो बहुत कुछ स्किप हो गया है। तो शॉर्ट नोट्स और ये चीजें इसलिए है कि फटाफट से एक बार अपन गो थ्रू कर लेते हैं, सारे सेक्शन 1 से लगा के 148 तक पहले रिवाइज कर लेते हैं। सेम उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट तो अपने सबसे पहले किया था, तो वो भी जितने उसके सेक्शंस हैं वो सारे शॉर्ट में अपन लोग रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चालू करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एकदम बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग सब जानते हो आपका सेटअप भी जो है वो चैप्टर नंबर 1 से 4 का सबसे पहले है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1 से 4। आईसीए के मटेरियल के हिसाब से बात करूं तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी वाला, वो तो चलो अपने पूरे कोर्स में कवर है। मेनली आपका खाली चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंटल मैटर्स, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस विद शेयर कैपिटल वाला अपना सारा पोर्शन, जो सेक्शन नंबर 23 से लगा के लगभग 70 तक बात करेगा, और वो भी साथ में शामिल है 71 भी, डिबेंचर्स वाला। तो ऐसे अपने को सारे सेक्शंस रिवाइज करने हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट मेरे पास में आया सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 किस चीज के लिए होता है, फटाफट बोलो। तो हमने कहा कि सर पहला सेक्शन एप्लीकेबिलिटी के लिए होता है हमेशा से, जिसमें इस एक्ट का एक तो शॉर्ट टाइटल है। बोलो शॉर्ट टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड कहां पे है? होल ऑफ इंडिया। बराबर, एकदम सिंपल। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी बताओ, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। बोलो बोलो, इधर नहीं लिखा हुआ है, बोलो। ये तुमने जनरल उधर भी पढ़ा, जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी। याद रखिएगा, इस डेट को उधर पे नोट कर लो, 30 अगस्त 2013। 29 को मिला था प्रेसिडेंट का कंसेंट। कब मिला था? 29 अगस्त को। और ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ 30 अगस्त को। तो अपने लिए एमसीक्यू भी कोर्स में है ना रे भाई। तो 30 अगस्त 2013 हमारा रहेगा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, अपने को ध्यान रखना है। नाउ हमारा एक्ट किस किस पर अप्लाई है? पहला पॉइंट, कंपनीज चाहे इस एक्ट में हो चाहे प्रीवियस कंपनीज एक्ट में हो। सेकेंड नंबर, इंश्योरेंस कंपनीज पर, बैंकिंग कंपनीज पर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई कंपनीज पर, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी हुई कंपनियां।
एग्जाम्पल दो इसका। LIC, बहुत बढ़िया। और बॉडी कॉर्पोरेट, बहुत पढ़ा लिया है, बैटरी पूरी खत्म। हाँ जी, ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो है नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो मैं सिंपल इस लास्ट पॉइंट को और छोटा अगर कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो है नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। इसका एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं आपको। एक तो लिखो FCI, बोले तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दो एग्जाम्पल वहां पे डाल लो, क्योंकि तुम्हारे मेन नोट्स में भी ये दो एग्जाम्पल नहीं है, तो इधर नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि भैया तुम पर भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगने वाले हैं। NHAI और क्या लिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खत्म। तो सेक्शन 1 यहां आकर के आपका हो जाता है कंप्लीट। सर इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस, ये वाला पोर्शन एग्जाम में आ सकता है जितना मैंने यहां पे लिखा है एप्लीकेबिलिटी वाला। और डेट वाइज बात करूं तो 30 अगस्त आपके एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। यानी ये किन पे अप्लाई है, 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन बना देंगे, तो अपने को ध्यान में रखना है। खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आता हूं। अपने चैप्टर वाइज बात करें तो कंपनी का डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। ऐसी कंपनी जो इस एक्ट में बनी हो या फिर प्रीवियस कंपनीज एक्ट में बना हो, खत्म। ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कंपनी की क्वालिटीज ये तुम्हारे कोर्स पे भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्टडी मैट में नहीं है। हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पुराना कंपनी का रिवीजन एक बार करते हैं तो अपन पढ़ते हैं, एग्जाम के हिसाब से नहीं है, लेकिन डेफिनेशन एग्जाम्स के हिसाब से है। तो डेफिनेशन में अपने पास आती है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशंस, पहली जो मैं यहां पे ले रहा हूं। तुमको क्या लगता है बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या होता होगा, किसी को याद है? अलग अलग सेक्शंस हैं भाई डेफिनेशन के, कहां कवर है? स्टडी मैट का चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, जिसकी डेफिनेशंस अपन ने पूरे कोर्स में जगह जगह कवर की है ना, तो उसमें से एक बॉडी कॉर्पोरेट भी है। सर क्वेश्चन कैसा बनेगा, डायरेक्ट वाला, डिफाइन बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो याद रखिएगा कंपनी खुद भी अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और तुमको सिंपल इस डेफिनेशन में याद क्या रखना है, कुछ चीजें इसमें बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड हैं और कुछ चीजें एक्सक्लूड हैं। इंक्लूड में क्या क्या है देखना, नंबर 1 पे कंपनी, नंबर 2 पे फॉरेन कंपनी। सर ये लाइन कहां से मिली आपको, नूनू मिलेगी कहीं पे, बोलो बोलो। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो कंपनी तो है ही है, कंपनी के साथ में फॉरेन कंपनीज भी हो गई, और क्या क्या इंक्लूड है। नीचे की तरफ आपको 3 नाम और दे रखे हैं भाई, कौन कौन से नीचे की तरफ नाम? सबसे पहले तो आया PFI, PFI के बाद कौन है? नेशनलाइज बैंक, बहुत बढ़िया। एक और होगा, हाँ, कोई भी ऐसा कॉरपोरेशन जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बना हुआ है, ये हो गया मेरा कॉरपोरेशन फॉर्म अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इंक्लूड में मेरे पास कंपनी हो गया, फॉरेन कंपनी हो गया, PFIs हो गए, नेशनलाइज बैंक्स हो गया, और कॉरपोरेशन अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्सक्लूड में क्या है भाई, तो हमने कहा रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अलावा सेकंड नंबर पे एनी अदर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करे एक्सेप्ट कंपनीज, ये लिखा हुआ है। तो एनी अदर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपनी डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएगा। ये अपने को बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल सा डेफिनेशन याद करके वहां पे जाना चाहिए। खत्म। चलिए नेक्स्ट पे आता हूं फटाफट। की मैनेजरल पर्सन में कौन कौन कवर है, एकदम फटाफट से बता दो। सबसे पहले नंबर पे 3 लोग हैं, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। CEO हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, और कौन हो गया? मैनेजर हो गया। फिर आया मेरे पास में कंपनी सेक्रेटरी, CS। सर सीक्वेंस यही मेंटेन करना है क्या, ट्राई करना,
डेफिनेशन में आप लोग जानते हो हम सीक्वेंस ऊपर नीचे कर नहीं सकते हैं, पर अगर करना चाहो तो ठीक है, कुछ नहीं करने से तो करना बेटर है, कुछ तो लिख के आएंगे, है ना। तो CS के बाद में आया अपना होल टाइम डायरेक्टर, और लास्ट में चौथे नंबर पे आया यहाँ पे CFO। तो पहली 4 कैटेगरीज हो गई। उसके बाद में सच अदर ऑफिसर जिसका होगा 1 लेवल बिलो, क्या लिखा है, नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो, मतलब 1 लेवल नीचे का चलेगा, उसके पहले का मतलब 2 लेवल 3 लेवल नीचे का नहीं चलेगा, सिर्फ 1 लेवल नीचे का कोई बंदा है इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज KMP बाय द बोर्ड। बोर्ड ने जिसको KMP के पावर दे रखे वो बंदा यहाँ पे KMP हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। और कोई भी ऑफिसर जिसको प्रेस्क्राइब किया जाए, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। सिंपल सा काम खत्म हो गया, बराबर। तो की मैनेजरल पर्सन के अंदर ये टोटल 6 कैटेगरी के लोग इंक्लूड रहेंगे, ध्यान में रखोगे। एक डेफिनेशन मैंने यहां पे ले ली मेंबर की, ठीक है, जो आप पढ़ते हो अपने मेन नोट्स में चैप्टर नंबर 9 में, तो मैंने इधर ही ले लिया। मेंबर कौन भाई, सबसे पहला मेंबर वो कहलाता है जो हो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। याद आया भाई सबको, जिस वक्त में कंपनी बनेगी जिसका नाम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में है, और जिस हर आदमी ने कम से कम 1 शेयर लेके रखा है, वो कहलाएगा अपना सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। और कंपनी बनने के बाद उसी का नाम कहां पे जाएगा, रजिस्टर मेंबर में, वो हमारा कहलाएगा कौन, सिंपल सा मेंबर। दूसरा तरीका, जो रिटर्न में एग्री हुआ है टू बिकम अ मेंबर, और जिसका नाम भी कंपनी ने ROM में लिखा है। सर रिटर्न में कैसे एग्री हुआ होगा, अरे भाई तुमने जब शेयर्स लिए होंगे तो रिटर्न में एप्लीकेशन दिया रहेगा ना, और तुम्हारे नाम से शेयर अलॉट हुए होंगे, या मेरे शेयर है मैंने इसको ट्रांसफर किए रहेंगे प्रांजल को, तो बट ऑब्वियस है ये भी रिटर्न में हुआ होगा। तो इसीलिए वो मेंबर जो रिटर्न के अंदर एग्री हुआ टू बी अ मेंबर ऑफ कंपनी। तीसरा कौन, जिसका नाम कंपनी लिखती है एज अ बेनिफिशियल ओनर। अगर डीमेट अकाउंट के थ्रू जितने भी शेयर्स परचेस करते हो उनका नाम रजिस्टर मेंबर में थोड़ी होता है, बोलो उनके लिए अपना वो कौन है बंदा, डीमेट वाला कौन, डिपॉजिटरी, 2 है ना डिपॉजिटरी, NSDL और CDSL। तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में जिस बंदे का नाम लिख रखा है एज अ शेयर होल्डर, वो भी हमारा मेंबर कहलाएगा। ये आपको 3 पॉइंट इसके अंदर ध्यान में रखना है। शेयर का मतलब इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दोनों का ही होल्डर मेंबर होता है, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। क्लियर मेंबर का डेफिनेशन। नेक्स्ट पे आ जाऊं। क्लास का पर्पस यही है कि आपको फटाफट सारे सेक्शंस रिकॉल हो जाए, एकदम दिमाग में वापस छप जाए। प्रमोटर, बढ़िया सेक्शन 2 क्लॉज 69, बहुत बढ़िया। जिसका नाम लिखा हो प्रोस्पेक्टस में सेक्शन 26, या जिसका नाम लिखा हो एनुअल रिटर्न में सेक्शन 92, अलग से सेक्शन है अपना, बराबर। दूसरे नंबर पे, जो कंपनी के अफेयर्स पे करता हो कंट्रोल, वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदरवाइज शेयर होल्डर होकर के कैसे भी। तीसरा, जिसकी एडवाइस या डायरेक्शन के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर हैबिचुअल टू एक्ट, है ना, जिसके डायरेक्शन के हिसाब से BODs काम करने को आदी हो गए, यार ये बंदा बोलता है अगर रतन टाटा बोलेंगे तो हमने को करना पड़ेगा। वेदर हो सकता है रतन टाटा ना चेयरमैन है ना MD है ना कुछ भी है, लेकिन उनके डायरेक्शन के हिसाब से काम करना है, तो वो भी क्या कहलाएंगे, कंपनी के प्रमोटर। लेकिन मैं एक कंपनी का लीगल एडवाइजर हूं भाई, वो कंपनी मेरे डायरेक्शन पे उनका बोर्ड काम करता है और मुझे फीस भी देता है। ये काम मैं अपना प्रोफेशनल कैपेसिटी में कर रहा हूं, सो मैं यहां पे उनका प्रमोटर नहीं हूं। फिर भले वो चार्टेड हो, चाहे मेरे जैसा एडवोकेट हो या और कोई पर्सन हो, प्रोफेशनल एडवाइस की वजह से बोर्ड आपकी बात मान रहा है, तो मैं प्रमोटर की कैटेगरी में नहीं आऊंगा। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है भाई कि उस पर्सन की एडवाइस के हिसाब से बोर्ड को काम करने की आदत हो गई। ये कौन पर्सन हो सकता है, कंपनी का कोई भी सीनियर शेयर होल्डर हो सकता है ना, या ऐसा कोई बंदा जो बहुत पहले प्रमोशन के अंदर इन्वॉल्व रहा हो, या मैनेजमेंट का पहले कभी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट रहा हो सकता है आज नहीं है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस अभी भी बोर्ड के ऊपर है, तो वो बंदा कहलाएगा कंपनी का प्रमोटर। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और बढ़िया चीज, इसी बंदे का नाम कंपनी कहां लिख करके भेजेगी, एनुअल रिटर्न के अंदर, और साथ में प्रोस्पेक्टस में अपने को ध्यान में रखना है। कहानी खत्म प्रमोटर की। फटाफट से रिलेटिव का डेफिनेशन पे आओ, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। क्या होता है भाई ये, सबसे पहले HUF के अंदर जितने भी लोग हैं, सेकंड नंबर पे हस्बैंड एंड वाइफ, फिर अदर कैटेगरी में 8 रिलेशन। नंबर 1 पप्पा इंक्लूडिंग स्टेप पापा, मम्मी स्टेप मम्मी, बेटा सन, स्टेप सन भी, सन का वाइफ, नो स्टेप वर्ड। नंबर नेक्स्ट
डॉटर, इधर भी स्टेप डॉटर नहीं है। उसके बाद कंवर साहब भी आ गए, कंवर साहब के बाद भाई स्टेप ब्रदर भी, और सिस्टर और स्टेप सिस्टर भी। सिंपल सा डेफिनेशन है, कहानी खत्म हो गई। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। मिल गया। अब तुमको इधर बोनस में एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन और करवा रहा हूं मैं। वो डेफिनेशन मुझे किधर मिलेगी? यहां मिलेगी। हाँ, ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन आपको और नोट्स में नहीं है भैया, ये नोट्स में नहीं है, इसीलिए यहीं से करना मेरे साथ। कहाँ मिलेंगी? स्टडी मैट के फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग को दे रखी है अलग से। वो छोटी छोटी डेफिनेशंस में और करवा रहा हूं। आइए, बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कौन होता है? इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। क्या कहते हो? सिंपल डेफिनेशन हो गई, बोलो। जो डायरेक्टर्स का कलेक्टिव बॉडी है, तुम्हारे बुक में कहीं नहीं मिलेंगी डेफिनेशन। जो कलेक्टिव बॉडी है, 2, 4, 5, 6, 10 मिला करके उन लोगों को अपन क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बॉडी कॉर्पोरेट अपन ने पढ़ लिया। हु इज सीईओ? अपन ने पढ़ा सीईओ वो होता है कि उसमें केएमपी में है ना, तो सीईओ होता कौन है? चेक करो। सीईओ का मतलब ऐसा ऑफिसर कंपनी का हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच बाय इट। और वाह, जोरदार लिख दिया। तो मतलब सीईओ वो है जिसको सीईओ बनाया जाए, बस। मतलब हमारा कोई भी पर्सन आज इसको अपॉइंट किया और हमने बोल दिया कि हाँ आज से तुम सीईओ अर्चना, तो ये हो जाएगी कौन? कंपनी की सीईओ। डेजिग्नेटेड का मतलब जिसको आपने पोस्ट दिया है, तो जिस पर्सन को आपने सीईओ का पोस्ट दिया वो बंदा कहलाएगा सीईओ। याद रखिएगा, ये सारी डेफिनेशंस तुम लोगों के कोर्स में है। तो कभी एमसीक्यू के अंदर या नॉर्मल क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, 4 छोटी छोटी डेफिनेशंस डाल दी उन्होंने, लिखो। तो उसको सीईओ कौन होता है? हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंपनी। उनको वर्ड चाहिएगा वहां पे डेजिग्नेटेड वाला, वो अपने को लिखना पड़ेगा सिंपल। अरे सीएफओ कौन होता है? सिंपल, यहां तो डेजिग्नेटेड का भी झंझट खत्म। अ पर्सन अपॉइंटेड एज सीएफओ, महान डेफिनेशन। ऐसा बंदा जिसको सीएफओ अपॉइंट किया तुमने, वो कहलाता है कंपनी का सीएफओ। डिटेल में घुसू तो तुमको पता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स को करेगा कंट्रोल। नेक्स्ट पे आते हैं, डायरेक्टर कौन होता है? मींस, अच्छा सेक्शन सब देखते जाना। 2 क्लॉज 34 है, अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। मतलब बोर्ड में जो पर्सन है डायरेक्टर अपॉइंट होगा, वो पर्सन कहलाएगा कंपनी का डायरेक्टर। डेफिनेशन से एकदम सिंपल है। केएमपी अपन ने पढ़ लिया। बच्चे लोगों को मैनेजर का डेफिनेशन देखो, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। मीन्स एंड इंडिविजुअल, पहली चीज पता लगी। कंपनी में मैनेजर हमेशा कोई ना कोई इंडिविजुअल ही होगा। एक कंपनी दूसरी कंपनी की मैनेजर कभी भी नहीं बनेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है? कैन अ कंपनी बी अ शेयर होल्डर ऑफ अनदर कंपनी? अरे यस सर, 100% यस है। पूरा होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी का कंसेप्ट ही यही है। लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी की मैनेजर नहीं बन सकती। तो ठीक है, सब इंडिविजुअल होगा, सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बढ़िया बात, कुछ कुछ समझ में आई हुई अपने को। ये बंदा जो अपॉइंट होगा एज अ मैनेजर, इस पर कंट्रोल किसका होगा? अच्छा, ये इस बंदे के कंट्रोल की बात हो रही है या इस पर किसी का कंट्रोल है? इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। ये बोर्ड के डायरेक्शन और कंट्रोल में काम करेगा। और क्या करेगा वो आगे दे रखा है, हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल। मतलब पूरी कंपनी को मैनेज करेगा, इसलिए नाम क्या है इसका? मैनेजर। सब्सटेंशियली द होल, पूरा नहीं भी कर रहा है तो कंपनी के सब्सटेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, बड़ा मेजर पार्ट जो है, उसको कम से कम कंट्रोल कर रहा है ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी। पहले यहां तक रुक गया भाई मैं। तो मैनेजर का डेफिनेशन जोरदार है भाई। सबसे पहले तो मैनेजर कौन होगा? इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। मतलब इनके डायरेक्शन के अंदर काम करेगा। और काम क्या करेगा? आगे दे रखा है, मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी। छोटे टुकड़ों में बांट भी दोगे डेफिनेशन को तो मुझे टेंशन नहीं। एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर। बढ़िया, कोई भी ऐसा डायरेक्टर या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हमने किस पोस्ट पे रख दिया? मैनेजर की पोस्ट पे, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, वॉट एवर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट। बढ़िया चीज लिखिए। इस लाइन का मतलब बता सकते हो?
चाहे उसके साथ अलग से तुम्हारा सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे नहीं हो। दो बात बताता हूं तुमको। सपोज करो किसी कंपनी में किसी डायरेक्टर को हमने मैनेजर की पोस्ट दे दी, तो उसके साथ हमारा अलग से कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो डायरेक्टर है और उसी को हमने मैनेजर भी बना दिया कंपनी का। एक काम और हो सकता है, जो बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं वो कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, अलग ही कोई बंदा है, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है, हमने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिया बाकायदा कि आप हमारी कंपनी में अपॉइंट कर रहे हो एज अ मैनेजर, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज क्लियर कर रहा हूं, ये मैनेजर वो बंदा है जो सीईओ और एमडी के लेवल का है। केएमपी के पहले लाइन में क्या लिखा था तुमने? सीईओ, एमडी एंड मैनेजर। तो ये परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, एचआर मैनेजर नहीं है, ये वो बंदा है जो कंपनी के एमडी और सीईओ के लेवल का ही उसकी बात हो रही है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया सी डेफिनेशन है, ठीक है, बराबर। लो भाई, एमडी का डेफिनेशन भी आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर। आ जाओ, इसका डेफिनेशन भी चेक कर दे। ये सब डेफिनेशन तुम पहली बार पढ़ रहे हो मेरे साथ, ध्यान से देखना भाई। एमडी मीन्स अ डायरेक्टर, पहली लाइन यहीं से जोरदार। मैनेजर और एमडी का डिफरेंस बताओ। जो भी बंदा मैनेजर बनेगा वो डायरेक्टर नहीं भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि पहली लाइन उधर बोली थी इंडिविजुअल, और आगे पढ़ा था चाहे डायरेक्टर हो चाहे नहीं हो सब चलेगा, लेकिन एमडी बनने के लिए बेटा तुम्हारा डायरेक्टर बनना जरूरी है, पहली लाइन। बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, अब उसको एमडी कैसे बनाना है भैया? कंपनी के आर्टिकल्स में लिख दिया। और एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, दूसरा तरीका, कंपनी के साथ उसने कर लिया एग्रीमेंट। तीसरा तरीका, रिजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग। चौथा तरीका, बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बढ़िया। एमडी बनने की पहली क्वालिटी भाई साहब होने चाहिए कंपनी के डायरेक्टर। अब कैसे बनाऊं इनको? या तो आर्टिकल्स में लिख दूं, या इनके साथ में एग्रीमेंट कर लूं, या जनरल मीटिंग में, या फिर बोर्ड मीटिंग में आ जाए। बोलो, किसी भी तरीके से अपन इस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे पढ़ते हैं भाई साहब, करेंगे क्या? इज इंटरेस्टेड मीन्स सौंपना, इसको देना। क्या काम देंगे इसको? सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। हाँ, एक काम की चीज बता दूं, जनरली जिन कंपनीज में मैनेजर होता है वहां एमडी नहीं होता है, और जहां एमडी होता है वहां जनरली मैनेजर्स नहीं होते हैं, नहीं तो आपस के अंदर ही लड़ेंगे, मेरा सब्सटेंशियल पावर तेरा। एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ एमडी बाय व्हाटएवर नेम कॉल। ठीक है ना भाई? हो सकता है सर्विस एग्रीमेंट नहीं करके डायरेक्ट ही आपने एक डायरेक्टर को बोल दिया कि भाई आज से तुम एमडी का काम संभालोगे, तो एमडी का काम संभाल लेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ये पर्सन कहलाता है एमडी। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? तो एमडी मतलब कौन? थोड़ा सा इस पर रुक के बात कर लेते हैं। हमेशा डायरेक्टर ही होगा। एमडी बनने के 4 रास्ते हैं, आर्टिकल्स में लिख दो, अग्रीमेंट कर लो, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर लो, बोर्ड मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास कर लो। ठीक है सर, कर लिया। फिर करेगा क्या? मैनेजमेंट, सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट पावर्स इसको दे देंगे, कंपनी के मैनेजमेंट का काम करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? अब जो चीज एक्सप्लेनेशन इसका जोरदार है, समझना। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, the power to do administration act of a routine nature when so authorized by the board shall not deemed to be included with the substantial powers of management। बीच के 4 काम बाद में पढ़ते हैं, पहले इतनी लाइंस का मीनिंग क्या निकलता है सुनना ध्यान से। ये 4 काम करने का राइट अगर बोर्ड किसी को दे तो वो सब्सटेंशियल पावर में काउंट होगा कि नहीं होगा? ये मुझे सोच के बता दो। वापस पढ़ता हूं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज छोड़ दिया, द पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ अ रूटीन नेचर, मतलब ये जो 4 काम है ये कैसे हैं? रूटीन नेचर के काम है। शैल नॉट डीम टू बी इंक्लूडेड विद द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, नहीं इंक्लूड है। मतलब अगर हमने कहा कि भाई हाँ आज से कोई पर्सन हमारी कंपनी में ये काम करेगा, कोई डायरेक्टर ये काम करेगा, तो क्या वो एमडी कहलाएगा? बोलो बोलो, नहीं कहलाएगा। 4 काम पढ़ के बताओ, पढ़ो 4 के 4 काम। पावर टू अफिक्स द कॉमन सील ऑफ कंपनी टू एनी डॉक्यूमेंट। हमने बोला भैया तुम आज से सील लगाने का काम करोगी, तो आप एमडी
नहीं हो, ये रूटीन नेचर का काम है। नंबर 2, ड्रॉ एंड एंड्रॉस एनी चेक ऑन द अकाउंट ऑफ कंपनी इन एनी बैंक, ये डायरेक्टर्स का काम होता है, एमडी को होना जरूरी नहीं है। ड्रॉ और एंड्रॉस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तुम पढ़ के आए हो, ये भी एमडी की कैटेगरी में नहीं है। और साइन एनी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, शेयर सर्टिफिकेट पे जो साइन करना है प्लस शेयर को ट्रांसफर करने के लिए साइन करना है, वो पावर भी हम किसी को दे दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको एमडी की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बात समझ में आई? मतलब सुनो, एमडी कौन? जिसको हमने दिए सब्सटेंशियल पावर्स। किसने दिए? वो तुमने पढ़ी लिया, बोर्ड में दिए या जनरल मीटिंग में दिए या आर्टिकल्स में लिख दिया, रेजोल्यूशन पास कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, जो कुछ है। लेकिन ये 4 काम लॉ कह रहा है, ये रूटीन काम है। shall not be deemed to be included with the substantial power of management, ये 4 काम इंपॉर्टेंट पावर्स के अंदर नहीं है, कोई भी डायरेक्टर कर सकता है, इसके लिए एमडी होना जरूरी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारे सारे डायरेक्टर, हमने कुणाल को बोला कि बेटा तू एक काम करेगा, आज से हमारे सारे चेक कंपनी के बिहाफ पे तू साइन करेगा। अब ये बाहर जाके सब मैं एमडी बन गया, यस मेरे पास एमडी के पावर आ गए। क्यों आ गए? बोर्ड ने मुझे लेटर दिया कि मैं चेक साइन करूंगा। बेटा ये रूटीन काम है, कोई भी डायरेक्टर कर सकता था, इसका मतलब ये नहीं है कि तू एमडी बन गया। ठीक है, सेम वैसे ही हमने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड्रोस करने का, ड्रॉ करने का, ट्रांसफर करने का पावर दे दिया। सर्टिफिकेट पे हमने बोला आज से तू साइन करेगा। इन सब का मतलब ये नहीं होगा कि आप अपने आप को एमडी समझ लो, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर। अपन जोधपुर से घर से बाहर गए, पता है जोधपुर में चोरियां बहुत हो रही है। एक रात को चौकीदार रखा, उसको घर की चाबी पकड़ा दी। अब वो अगले दिन कह रहा है मैं इस घर का मालिक हूं, मैं ही तो हूं मालिक, घर की चाबियां मेरे पास है। बेटा चाबियां तेरे पास है, रजिस्ट्रेशन पेपर तेरे नाम पे नहीं, तेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो तू घर का मालिक वालिक कुछ भी, बस वही चीज इसमें समझो, खत्म। बढ़िया डेफिनेशन है। अगला डेफिनेशन पढ़ो ऑफिसर का। हु इज ऑफिसर? बहुत जगह वर्ड आता है ना। ऑफिसर वर्ड में इंक्लूड है डायरेक्टर, मैनेजर, केएमबी और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। ये तो कुछ जानी पहचानी लाइन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी वन और मोर ऑफ डायरेक्टर्स आर हैबिचुअल टू एक्ट। प्रमोटर वाला मतलब एक तरह से प्रमोटर भी कंपनी का क्या कहलाएगा? ऑफिसर कहलाएगा। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सा है। ये क्या है? थक गया बेचारा, ये लगता है। अरे बंदी हो गया, रुक जा रुक जा। नहीं ऐसा मत कर भाई, रुको भाई रुको, क्या सीन है ये? बंद कर दें एक बार, वापस चालू करें। पुराने टाइम में ये टीवी आती थी ऐसी एंटीना वाली, उसमें ऐसे ही होता था बराबर। फिर ऊपर जाके एंटीना ठीक करो टीवी से। तो ये बंदा भाई अपना ऑफिसर है, तो ऑफिसर का मतलब नाम याद रखो भाई, मैनेजर, सॉरी डायरेक्टर, मैनेजर, केएमबी। और कौन? एनी अदर पर्सन अकॉर्डिंग हुज एडवाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स आर एकम्स टू एक्ट। अपने को ध्यान में रखना है। खत्म हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टडी माइंड में मिल जाएगी तुमको। ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुमने बहुत सारे सेक्शन में पढ़ा। जहां जहां हमने पेनल्टी लगाने की बात की वहां वर्ड क्या आया? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब सिंपल बोले सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब वो ऑफिसर जिसने गलती की है। लॉ में इतना आसान थोड़ी है। लॉ में या तो एकदम ही आसान है, मैनेजर कौन? जो मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट होता है। ऐसी ऐसी डेफिनेशन भी है। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए देखो इतना बड़ा डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में एक बार ये पूछी जा चुकी है, डिफाइन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इसलिए मैंने लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है। आइए चेक करते हैं। सर आप तो कोर्स बढ़ाते जा रहे हो, हम तो सोच रहे थे रिवाइज करेंगे, या तो नया कोर्स चालू करा दिया। पर कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आपको करवा रहा हूं मैं। आइए देखते हैं। ये लास्ट डेफिनेशन ही है जो इंपॉर्टेंट बस करा रहा हूं, फिर वापस से आएंगे अपने कोर्स पे। चलिए अभी, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट for the purpose of any provision in this act which enact that an officer of the company who is in default shall be liable to any penalty or punishment by way of imprisonment, fine or otherwise। ये तो अपने को पता है। देखो ऑफिसर इन डिफॉल्ट वो बंदा है जिसको कंपनी लॉ कई जगह पे या तो पेनलाइज करता है या पनिशमेंट देता है। कंपनी के बिहाफ पे काम करने के लिए पनिशमेंट मिलता है या पेनल्टी मिलती है, वो बंदा है। अब देखना यह है कि इस लिस्ट में है कौन कौन। तो जब भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये सारी कैटेगरी उसमें इंक्लूडेड मानी जाती है। नंबर 1 पे देखो कौन है?
होल टाइम डायरेक्टर। नंबर 2 पे कौन है? अरे फिर गया ये तो, अरे थक ही गया क्या भाई ये? मेरे सर ने इस पे पढ़ाया लगता है। आ गया, चलो थोड़ा इसको नजदीक कर देते हैं इधर, अब चलना चाहिए। सेकंड नंबर पे कौन है भाई? हाँ, सेकंड नंबर पे केएमपी हो गया, पहले नंबर पे होल टाइम डायरेक्टर, सेकंड पे केएमपी, तो केएमपी की पूरी लिस्ट आ गई अंदर इसके, जितने भी थे। थर्ड नंबर पे वेयर देयर इज नो की मैनेजरल पर्सन, ठीक है, सच डायरेक्टर और डायरेक्टर एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ and who has or have given their consent in writing to the board to such specification or all the director if no director is so specified। इस पूरे लाइंस का मतलब क्या? अगर कंपनी में कोई भी केएमपी नहीं है तो वो पर्सन जिसको बीओडीज ने स्पेसिफाई किया है फॉर दैट एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, है ना, जैसे अपन ने बोला कि भैया अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो फिर वही होगा। और अगर ऐसा कोई बंदा नहीं है तो क्या लिखा है? ऑल द डायरेक्टर्स आर कॉल्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। बात समझना भाई, कंपनी में बाय चांस कोई भी की मैनेजरल पर्सन अपॉइंटेड नहीं है ही नहीं, केएमपी नाम की पोस्ट ही नहीं बनाई, उसमें से कोई भी बंदा नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर्स ही हैं। तो उसमें से जिस पर्सन को अपन ने ये सारी अथॉरिटी दी थी कि भाई ये वाला एप्लीकेबिलिटी प्रोस्पेक्टस निकल रहा है, ये काम तुमको देखना है, तब तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर ऐसा पर्सन स्पेसिफाइड नहीं है तो ऑल दी डायरेक्टर्स आर काउंटेड एज ट्रीटेड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यानी जो सजा मिलेगी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को उन सबको मिलने वाली है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगली कैटेगरी, एनी पर्सन हु अंडर द इमीडिएट ऑथोरिटी ऑफ द बोर्ड और की मैनेजरल पर्सन इज चार्ज विद एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी देखना, मेंटेनेंस, फाइलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, authorizes actively participate in knowingly permit or knowingly fails to take active step to prevent any default। सर इतनी खतरनाक डेफिनेशन एग्जाम में आ चुकी है, पहले तो इसका मीनिंग समझ लो, याद करना तो इजी होता है, मीनिंग क्या है पहले वो समझो। ये बंदा कौन है? जो बोर्ड या केएमपी की इमीडिएट ऑथोरिटी में काम कर रहा है, मतलब उन्होंने बोर्ड या केएमपी ने उसको पावर्स दे रखे हैं। किस बात के पावर दे रखे हैं ये बताओ, क्या क्या करना है उसको? मेंटेन करना है, फाइल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सबको पता है, उसको एक तो मेंटेन करना, फाइल प्रॉपर करना, जब मेंबर्स मांगे तो आपको पता है अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, वो सब करने की जिम्मेवारी इसके सर पे है। और ऑथोराइजेस एक्टिवली पार्टिसिपेट इन नोइंगली परमिट और नोइंगली फेल्स टू टेक स्टेप टू प्रिवेंट। सारे ऐसा बंदा जिसको ऑथोराइज करने का राइट है आगे है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना किसमें? कंपनी के किसी भी काम में, बराबर, या नोइंगली परमिट या नोइंगली फेल्स, जानबूझ करके अगर इसने किसी चीज का परमिशन दिया या जानबूझ करके किसी भी डिफॉल्ट को प्रिवेंट करने में इसने एक्टिव स्टेप नहीं लिए। वापस सुनो, जिम्मेवार कौन? जिस बंदे को आपने ऑथोराइज किया था उसने अपने ऑथोराइजेशन के हिसाब से काम नहीं किया, उसको पता था कि यहां डिफॉल्ट हो रही है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए उसने स्टेप्स नहीं लिए, वो पर्सन कहलाएगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। नेक्स्ट पे क्या बोला? ये तो वही बंदा है, देखो ये वाला तो आप खुद ही चेक करो, ये तो आपको पता है, अपना प्रमोटर। एनी पर्सन अकॉर्डिंग विद हुज एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन द बोर्ड इज हैबिचुअल टू एक्ट, लेकिन वो प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला बंदा इसमें नहीं आएगा। नंबर नेक्स्ट चेक करो, ये भी इजी है। एवरी डायरेक्टर, इस कैटेगरी में सारे डायरेक्टर आ गए, लेकिन कौन कौन? इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, हु इज अवेयर ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन बाय वर्च्यू ऑफ द रिसिप्ट बाय हिम ऑफ द एनी प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड और पार्टिसिपेशन इन सच प्रोसीडिंग विदाउट ऑब्जेक्टिंग द सेम। पहले यहां तक रुक जाता हूं, बढ़िया चीज लिखी है। कौन सा डायरेक्टर है? ऐसा कोई डायरेक्टर जो इस बारे में अवेयर था। किस बारे में? आपने सेक्शन को ब्रेक किया, ठीक है, और इस डायरेक्टर को अच्छी तरह से पता था कि यहां पे जाकर के सेक्शन क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, वो अवेयर था, लेकिन उसने किसी तरह का ऑब्जेक्शन
नहीं किया तो भैया ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला भी रेस्पॉन्सिबल। मान लो वो कहता है लेकिन मैंने एडमिट कहाँ किया था, तो बेटा ऑब्जेक्शन भी तो नहीं किया तूने, तू उस मीटिंग में था, तेरे को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि यहाँ सेक्शन ब्रेक हो रहा है, अगर तूने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो इसका मतलब एडमिशन है, तू खुद भी रेस्पॉन्सिबल है। आगे क्या बोला, और वेयर सच कॉन्ट्रवेंशन है टेकन प्लेस विद हिज कंसेंट, या फिर उसने क्या दे दी हो, अपनी कंसेंट ही दे दी हो। तो बहुत सिंपल बात है, बीओडीज ने जब ये डिसाइड किया, एक बढ़िया चीज बता दो तुमको याद होगा, अगर हमारा मेंबरशिप नंबर सेक्शन कौन सा है 7 या 2 से कम हो जाए, बोलो बोलो सेक्शन याद करो, अभी आने वाला है, याद है कुछ 3A है, चलो क्या लिखा हुआ है सेक्शन की लैंग्वेज में, बोलो बोलो। अगर कंपनी के मिनिमम मेंबर्स पब्लिक कंपनी में 7 और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो गए, 6 महीने का टाइम आपको मिलेगा, उसमें या तो कंपनी को बंद करो, अच्छी बात है, नहीं तो मेंबरशिप नंबर वापस लेकर के आओ। अगर नहीं आए तो जो भी मेंबर्स उस वक्त में थे एंड हु आर अवेयर अबाउट, अवेयर वाला वर्ड आ गया, तो अपने क्वेश्चन किया, अपने क्वेश्चन बैंक में भी है, एक बंदा यूएसए गया हुआ था पहले से, तो जब अवेयर ही नहीं है तो आप रेस्पॉन्सिबल। अब कोई बंदा कहता है मैं था तो सही उस मीटिंग में या कहीं पर भी, लेकिन मैंने तो ना हाँ बोला ना बोला, बेटा तू भी रेस्पॉन्सिबल है, तेरे को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, इसीलिए वो भी रेस्पॉन्सिबल होगा। तो कंसेंट देने वाला भी और ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा, इन रेस्पेक्ट ऑफ इश्यू और ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो इसमें कुछ और लोग भी रेस्पॉन्सिबल हैं। ये सारे वर्ड कहां आए थे, प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में, शेयर ट्रांसफर वाला एजेंट, रजिस्ट्रार टू द इशू, और जो मर्चेंट बैंकर थे वो सब भी माने जाएंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कब आता है, प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में लिखे हुए हैं सारे वर्ड, ये भी माने जाएंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट, और इनके अगेंस्ट में भी पनिशमेंट होगा। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन स्टडी मैट से एक बार वापस आप लोग पढ़ करके जाओगे। चलिए भाई मैं वापस से आता हूं अपने मेन पॉइंट पे। चलो भाई कंपनी के अंदर फटाफट क्लासेस ऑफ कंपनीज, फटाफट बता दो, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी कौन सी होती है, जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी होता है अप टू गारंटी अमाउंट, एंड दिस अमाउंट कंपनी कैन कॉल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी खत्म। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, एंड दिस अमाउंट कंपनी कैन कॉल खत्म। व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी वो है एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स हेयर, यहां पे शेयर्स का मतलब क्या है, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स, अपने को दोनों लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक और बढ़िया चीज है वो भी देख लो, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है। गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडी भी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी होता है। और ये वाला लाइन पढ़ो, वेयर शेयर्स विद डीवीआर हैज बीन इशूड, डीवीआर ओ शेयर्स अलग हैं, वोटिंग राइट्स ज्यादा हैं, ऐसा कुछ अगर ऐसा है तो पेड अप शेयर कैपिटल की जगह फिर आपको लेना पड़ेगा टोटल वोटिंग पावर। बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना इस पॉइंट का मतलब क्या, अगर कंपनी ने नॉर्मल शेयर्स के साथ साथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर रखे हैं, सर डीवीआर का मतलब क्या होता है, जहां नॉर्मली अगर मेरे पास कंपनी के 10 शेयर हैं तो वोटिंग राइट भी 10 ही होंगे, एक शेयर पे एक वोट होता है। लेकिन अगर कंपनी ने मुझे डीवीआर दे रखा है 1:2 के रेशियो में, तो 10 शेयर के ऊपर मुझे 5 या डबल 20, ज्यादा होते हैं कम होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जनरली कम ही होते हैं, बाकी होने को हो सकते हैं। फिर वो डीवीआर कंपनी अपने प्रमोटर्स को इशू करेगी, अगर ज्यादा वाले हैं तब तो प्रमोटर्स को इशू करेगी, और बाहर वालों को करना है तो हमेशा कम वाले देंगे ताकि शेयर भी मिल जाए लेकिन वोटिंग राइट ज्यादा नहीं मिले। तो अगर ऐसा कंपनी ने किया है तो फिर आपको शेयर कैपिटल की जगह वहां पे वर्ड यूज करना है टोटल वोटिंग पावर। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन का अच्छा पार्ट है, ध्यान रखोगे ओपीसी, इट इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी होती है भाई। मिनिमम डायरेक्टर 1, मैक्सिमम डायरेक्टर 1 से ज्यादा हो सकता है, मेंबर मिनिमम मैक्सिमम हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। अच्छा अब ये बताओ, ये कंपनी चलो इंडियन फॉर्म में होती है, मेन पॉइंट ये है भाई, नेचुरल पर्सन होगा, बोलो इंडियन सिटीजन होगा, रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज वर्ड वहां पे लिखना है,
लेकिन अपने को पता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है, और उसके लिए कितना चाहिए? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज और मोर वो बंदा इंडिया में रहा है, तो वो कहलाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। सही है, बराबर। अच्छा, नॉमिनी बनने के लिए भी सेम क्वालिटीज चाहिए, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया। चलो खत्म। फिर यार बाकी पॉइंट्स आप लोगों को पता है। अच्छा ये एक बता दो, एक बंदा मैक्सिमम कितनी ओपीसी में मेंबर बन सकता है? एक में मेंबर, एक में नॉमिनी, सबको पता है। लेकिन कभी ऐसा हो गया कि वो दो कंपनी का मेंबर बन गया डेथ की वजह से, तो सर उसको 180 डेज का टाइम मिलेगा चूज करने के लिए कि किसमें कंटिन्यू करना चाह रहा है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, ये कंपनी कभी भी सेक्शन 8 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। दूसरा, माइनर आसपास भी नहीं आएगा, ना मेंबर, ना नॉमिनी, ना कोई बेनिफिशियल ओनर, कुछ भी नहीं। और ये कंपनियां नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल वाला काम या किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट करने का काम नहीं करेगी। आज एक ओपीसी सोचे किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद ले, अडानी के शेयर खरीद लेते हैं, फिर कम जा रहे हैं तो खरीद लो, फिर भाव बढ़ेंगे बाद में तब देखा जाएगा, तो आप नहीं कर सकते भाई। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी खत्म हुई। प्राइवेट कंपनीज पे आओ फटाफट, इजी इजी है, ये तो सब पता है तुमको। प्राइवेट कंपनी में पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है? अच्छा, प्राइवेट कंपनी में हाँ इसको कैपिटल कितनी है मिनिमम? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? प्राइवेट में कुछ है क्या अभी? अरे नहीं है ना भाई, एज में भी प्रेस्क्राइब है। खुशकिस्मत हो अभी तक लॉ ने प्रेस्क्राइब नहीं किया है, होता तो पढ़ा देता है यहाँ पे। नो अमेंडमेंट्स एट प्रेजेंट है, बाकी आरटीपी आने में पता लगेगा। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन पहला, ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो, बट अंडर सम रेस्ट्रिक्शन। सिर्फ कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही करोगे, प्रायोरिटी उसको दोगे, खत्म। लिमिट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस पे बनता है, तुमको पता ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम मेंबर होंगे 200, लेकिन इसमें काउंट नहीं होंगे कंपनी के एम्प्लॉइज हु आर आल्सो शेयर होल्डर एज वेल एज एक्स एम्प्लॉय हु आर शेयर होल्डर। लेकिन शेयर कब दिए थे? जब वो कंपनी के मेंबर थे। बहुत बढ़िया। ज्वाइंट शेयर होल्डर आर काउंटेड एज वन, दो जिस्म एक जान, वन काउंट करोगे। प्रोहिबिट, बोलो भाई। पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते हो, बोलो भाई। कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक इनविटेशन का काम नहीं करेगी किसी भी चीज के लिए, शेयर डिबेंचर वगैरह। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। कहानी खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अरे खत्म, और क्या। और मिनिमम पेड अप कैपिटल इसका भी एज मे बी प्रेस्क्राइब। और पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी कंपनी भी, और प्राइवेट का सब्सिडरी कुछ भी हो सकता है यार, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो, ये रूल उल्टा काम नहीं करेगा। पब्लिक का सब्सिडरी पब्लिक, लेकिन ये मतलब नहीं कि प्राइवेट का सब्सिडरी फिर प्राइवेट होगा, वो जो है वो वैसा चलेगा। स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट कर लेना। नोट्स में भी वहां पे 2 करोड़ की जगह हो गया 4 करोड़। सब लोग ध्यान से सुन के चले जाना भाई। 4 करोड़ हो गया, और इधर हो गया 40 करोड़ में 23 अटेम्प्ट के लिए। आगे अपने को जाना नहीं है, नहीं तो ये 60 और 6 करोड़ और 60 करोड़ करवा दूंगा, बराबर। ऐसे ऐसे बढ़ा रहे हैं ये। तो फिलहाल आप जानते हो पेड अप शेयर कैपिटल हो चुका है 4 करोड़, और टर्नओवर कितना हो चुका है भाई? 40 करोड़। दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लिया कैपिटल 4 करोड़ से कम है लेकिन टर्नओवर 40 से ऊपर का है, नो स्मॉल कंपनी, बराबर। सेम उसी तरह से कैपिटल तुम्हारा इससे ऊपर है लेकिन टर्नओवर कम है, तो भी नो स्मॉल कंपनी। दोनों कंडीशन एक साथ में चाहिए। और एग्जाम में लिखते वक्त बहुत बार मैंने आपको बोला है, ये 3 चीजें भी डेफिनेशन का पार्ट है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा, ठीक है। 3 चीजें क्या है? स्मॉल कंपनी न किसी की होल्डिंग होगी, न किसी की सब्सिडरी होगी। स्मॉल कंपनी कभी सेक्शन 8 में भी नहीं आएगी, और न ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में रजिस्टर्ड होंगी। ध्यान रखोगे। यहां बीच में एक चीज और तुमको बता देता हूं मैं, रिवीजन नोट्स के बीच में किधर गया भाई? अरे ये नहीं है भाई, ये है, हाँ जी, ये देखो इधर एक और था ऐसा ही। ये जब आपकी कॉपीज चेक होने के लिए जाती हैं तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कॉपी चेकर को।
समझ रहे हो? 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसको कहा जाता है स्टेप 1 के देने हैं 4 नंबर। मान लो एक क्वेश्चन है ये सीए फाइनल का ये दो, फिर उसके बाद स्टेप 2 के देना है 1 नंबर और स्टेप 3 का भी देना है 1 मार्क। ये डिसाइडेड भेजता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। प्लस ये भी लिख के भेजता है ये रहे आंसर्स, और इसमें ये लिख के भेजा जाता है कि कौन कौन सा स्टेप कितना है। तो आप देख लो तीनों स्टेप का लेंथ तो बराबर दिख रहा है तुमको, लेकिन पहला स्टेप जो मैं हमेशा कहता हूं प्रोविजन वाला है वो हो गया 4 नंबर का, और बाकी दो फाइनल आंसर्स हैं इसलिए दोनों 1-1 नंबर के हो गए। तो ऐसे ही लॉ की कॉपीज जो हैं वो भी होती हैं चेक, लॉ का ही है ये, बराबर। तो कॉपी चेकर के बाद इस तरह से होता है, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं उनका मार्किंग इस तरह से दे रखा होता है कॉपी चेकर को कि ऐसे से चेक करना है। तो जब भी आप देखोगे वो स्टेप वाइज, अभी मैं 1-2 दिन में शेयर कर रहा हूँ एक कोई स्टूडेंट की कॉपी, उसके नंबर कम है तो उसने मुझे भेजी है, इंटर की भी और फाउंडेशन की भी, एक बहुत अच्छे मार्क्स है उसकी भी मंगवाई है मैंने, वो भी दिखाऊंगा। तो आप देखोगे कॉपी में पुराने वीडियोस भी जो मैंने डाले हुए हैं, स्टेप दिए हुए हैं वहां पे, है ना, फिर 1 2 3 फिर वो नंबर टोटल करके दिया हुआ है। तो वो यही करते हैं, स्टेप से अगर आपकी चीज मैच करिए नंबर दे देंगे। तो कई बार क्या होता है किसी का यहाँ पे प्रोविजन पूरा रॉन्ग है, लेकिन फाइनल आंसर किस्मत से मैच कर गया, 2 नंबर मिल जाएंगे उसको। कई बार होता है ना, प्रोविजन अपने को गलत ध्यान रहता है लेकिन उसके हिसाब से भी फाइनल आंसर तो वो का वो है, तो आपको कई बार 2 नंबर मिल जाएंगे लेकिन प्रोविजन के नंबर उड़ेंगे। तो यहाँ पे भी स्टेप्स के नंबर हैं, जितना बढ़िया प्रोविजन लिखोगे उतने बढ़िया मार्क्स है, ये आपको ध्यान में रखना। तो इसीलिए मैंने कहा अगर स्मॉल कंपनी पे क्वेश्चन आया तो वो लिखेंगे भाई डेफिनेशन के, जैसे मैंने भी टेस्ट में दिया था, डेफिनेशन वाला जो पूरा पार्ट है उसके 4 नंबर, बाकी 2 क्वेश्चन पूछे उसके 1-1 नंबर। अब तुमने क्या किया कि वो 2 सही किए, डेफिनेशन में आधा पार्ट ही लिखा, ठीक है भैया नंबर उतने ही मिलेंगे, बाकी मार्क्स कट गए। तो ये थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान में रखने वाले हो। चलिए वापस आते हैं रिवीजन पे। किधर गया भाई, ये रहा। चलिए जी, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है सर? होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी कुछ सब्सिडरी कंपनियां हो, तो इन सब्सिडरी पढ़नी पड़ेगी। सब्सिडरी कैसे बनते हैं भाई जल्दी बताओ, पहला पॉइंट बताओ। हाँ, ये अपना हो गया होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विद सब्सिडरी कंपनीज, ये तो चलो ठीक है। कंट्रोल ऑन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल कैसे आता है जल्दी बता दो। या तो वैसे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है यहाँ पे, डायरेक्ट पूछ रहा हूं आप लोगों से मैं, सारे डायरेक्टर्स को या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव करने का पावर अगर आपके पास है तो इसका मतलब है आप होल्डिंग कंपनी बन गए। दूसरा तरीका, कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। वोटिंग पावर का मतलब शेयर्स हो गए। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स पर कंट्रोल कर लेती है, इक्विटी वाली वोटिंग राइट्स है ना, बराबर, तो इसका मतलब होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। अब ये जो 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स इस पे कंट्रोल कौन कर रहा है? या तो वो होल्डिंग कहलाने वाली कंपनी खुद अकेली कर रही है, या 1 और 2 सब्सिडरी के साथ मिल करके कर रही है, या फिर खुद कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ सब्सिडरी कर रही है। तो तुम्हारा वो पॉइंट लगेगा, सब्सिडरी की सब्सिडरी, होल्डिंग की भी सब्सिडरी। याद आ रहा है? कोई क्वेश्चन अभी रिवीजन में नहीं करवा रहा हूं मैं, अभी इस वाले रिवीजन में अभी सिर्फ सारे सेक्शन बोल बोल के मेरे साथ रिकॉल कर लो तो दिमाग की बत्ती वापस खुल जाएगी। हाँ यार ये सेक्शन किधर तो पड़े, दिमाग में पड़े हुए हैं। चलो ये सब हो गया वोटिंग पावर अपने बड़े। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एक कंपनी का दूसरी कंपनी के वोटिंग पावर पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है? मोर देन 20%, एटलीस्ट 20% होना चाहिए। मैक्सिमम अपने को पता है 50 ही होगा, उससे ऊपर जाते ही कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी बन जाएगी, कहानी खत्म, बढ़िया। चलिए फिर आता है अनलिमिटेड कंपनी, वो कंपनी जिसके मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, सबको पता ही है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी, किसके लिए पर्पस बता दो फटाफट। सर चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है। डिविडेंड का क्या करेंगे? डिविडेंड मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे? सेम पर्पस के लिए वापस लगा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन तुमको एग्जाम में दिया था मैंने, वो एक बडिंग फ्लाइट क्लब करके एक कंपनी खोलते हैं, प्लान ये कर रहे हैं वो कि 10 साल कंपनी चलाएंगे, 10 साल के बाद कंपनी डिसॉल्व करेंगे और सारा जो पैसा होगा वो मेंबर्स में बांट देंगे। इज इट पॉसिबल?
क्योंकि ये कंपनी के लॉ के ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड नहीं चलता भाई, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। ये तो सब इसके ऑब्जेक्ट हो गए। बाकी मेमोरेंडम आर्टिकल में ऑल्टर करना है तो आरओसी का परमिशन चाहिए। सारी कंपनीज बाकियों की तरह आपको प्रिविलेजेस ऑब्लिगेशंस रहेंगे। बेनिफिट ये, नाम के साथ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना है। किसी और टाइप की कंपनी में आप कन्वर्ट हो सकते हो एक्सेप्ट सेक्शन 8। बोलो, लिखूंगा ये सर? सेक्शन 8 ही तो पढ़ रहे हैं अपन सर, तो उसमें क्यों लिख रहे हैं एक्सेप्ट सेक्शन 8? ठीक है, तो किसी भी कंपनी में आप कन्वर्ट हो सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ये ध्यान रखना है, स्मॉल कंपनी में मत होना। हो सकता है ना, कन्वर्जन में मना थोड़ी है। बोलो, स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 वाले में फॉर्म नहीं हो सकती है, बाद में आप सेक्शन 8 को स्मॉल बना दो, मना थोड़ी है। चलिए बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है भैया। लाइसेंस रिवोक क्यों होगा? क्या कर दिया ऐसा? वो जो ऑब्जेक्ट थे उसके अगेंस्ट जाकर कुछ काम कर दिया, या तो चैरिटेबल वाले काम को तुमने कुछ चेंज कर दिया, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स के बीच में कर दिया, कुछ पंगा किया, तो भैया दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ऐसा क्या बिगाड़ लेगा कौन हमारा? सर सबसे पहला तो बिगड़ेगा, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा हियरिंग का चांस देने के बाद। और क्या क्या होगा? नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ सकता है। हो सकता है कंपनी किसी और कंपनी के साथ अब अमालगमेट होगी, अदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, पूरा लिखना, नहीं तो फिर बाउंड अप ऑफ कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, बाकी पेनल्टी मैं नहीं पढ़ा रहा, वो आप लोग ही रिवाइज करोगे। ये पेनल्टी का पॉइंट हो गया। अगले पे पहुंच गए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, बराबर। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन में क्या है भाई? सबसे पहले सेक्शन नंबर 3, सबसे आसान। क्या लिखता है ये? पब्लिक कंपनी में 7 लोग, प्राइवेट कंपनी में 2 लोग, 1 पर्सन कंपनी में 1 लोग, ठीक है, 1 जना लिमिटेड बाय शेयर गारंटी अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। पता है हमको सेक्शन 3 खत्म। सेक्शन 3 आपने अभी अभी रिवाइज कराया, वो रिडक्शन इन मेंबर वाला खत्म। चलिए, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, सेक्शन 7 पहले ले रहे हैं, अगले चैप्टर में 4, 5, 6 सेक्शन आपको दे रखे हैं। इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले कंपनी का नाम लेना रहेगा, बराबर। तो क्या करें उसके लिए एमसी की साइट पे हमने अप्लाई कर दिया, चलो ठीक है, नाम मिलेगा तो या तो अप्रूव होगा या अप्रूव नहीं होगा। नहीं होता है तो 15 दिन का टाइम आपको मिलता है, जिसमें आप रेक्टिफाई करके नया नाम भेज सकते हैं। और जब नाम मिल जाता है 20 दिन रिजर्व रहेगा। टाइम इसलिए याद रखना है, एमसीक्यू बनेंगे ही बनेंगे। और मैं अभी एक बात को लेके सरप्राइज भी हूं थोड़ा सा। मुझे हमेशा ये लगता है कि एमसीक्यू टफ पड़ता है, लेकिन जिन जिन बच्चों ने अपनी कॉपीज मंगाई भी है, 30 में से एमसीक्यू में सबके लगभग 22, 23, 24 नंबर तो है ही है। जो नंबर कट रहे हैं ना, वो 70 नंबर वाले पोर्शन में बैंड बज रही है। 70 में से अगर किसी के बहुत कम है तो 20, 18 फेल हो रहा है तो उसके उतने ही होना है, बराबर। तो 20 भी आगे तो चलो 20 और 20 40 हो रहे हैं, वहां 70 में से इसका मतलब 14, 15, 16 मार्क्स। तो 14, 15, 16 ही 70 में से लाएगा तो फिर तो भैया तू पास कैसे होगा? तो मैं एक कॉपी शेयर करूंगा, मैं वीडियो उसका बनाना है, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है। एनालिसिस तो कर दी मैंने पूरी, उसमें एक ही दिक्कत दिख रही है, अगर तुम एमसीक्यू में 20, 22, 23, 24 ला रहे हो तो उधर 70 में से तुमको 40 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। गलती कहाँ हुई है स्टूडेंट से, उसको प्रोविजन ही नहीं पता थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस में वेदर या तो 0 मार्क्स मिला हुआ है, या 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5, 1 ऐसे ही मिला हुआ है, तो जाकर के टोटल नंबर 16, 17 पे अटक गए। तो 70 में से 16 इधर 22, 23 मिले हैं तो भी मारे गए अपन, उतना 40 तक नहीं पहुंचा भाई, वो पहले रुक गया। तो इसीलिए 2 लेवल चाहिएगा। मुझे इस लेवल पे लगता है तुम लोगों से प्रेजेंटेशन अब सबको आती है, फाउंडेशन पूरा पास करके आए हो। पहले सीपीटी थी ना, तब तो हमको फाउंडेशन ये लगता था कि यार इंटर का वाला बच्चा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैंने जितनी कॉपीज देखी हैं प्रेजेंटेशन सबका बढ़िया, वही पहले प्रोविजन फिर ये फिर फाइनल, उसमें नंबर कट ही नहीं रहे। लेकिन प्रोविजन पूछा गया है, तुम लिखोगे क्या तो मार्क्स कटेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पहला यही था, अपन ने अभी रिवाइज में नहीं लिया उसको। हाँ, लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी का एक बहुत अच्छा सेक्शन है, कुछ रूल्स दे रखे हैं। भले एक तो तुम्हारे इक्विटी शेयर रजिस्टर्ड होने चाहिए, डिबेंचर्स अगर करवा भी रखे तो भी अनलिस्टेड में आओगे वो। तो आईसी ने क्या किया, 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया, 3 पॉइंट उसमें पूछ लिए, और तीनों पॉइंट एग्जैक्ट वही है जो सेक्शन में लिखे हुए हैं, यूं कि यूं।
एक्स कंपनी है, इसने शेयर तो अपने इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं करवाए, लेकिन अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर करवा रखे हैं। तो आपको बस बताना था दिस कंपनी इज लिस्टेड और नॉट। अब उस लड़की ने पूरा आंसर लिखा है एकदम परफेक्ट, 0 मार्क्स, 0 नहीं, 6 में से 1 नंबर। रीजन यही हो गया, लिखी गलत दिया। जो कंपनी लिस्टेड आ रही है उसने लिख दिया ये अनलिस्टेड है, जो अनलिस्टेड है उसने लिख दिया लिस्टेड है। और ये क्यों किया? क्योंकि वो सेक्शन भूल गई लगती है वहां पे, या पढ़ के नहीं गई होगी। तो अच्छा, पढ़ के भी मुझे लगता है गई होगी, लेकिन कंसेप्चुअल तरीका, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट उसने डेफिनेशन भी लिखी है लिस्टेड कंपनी की, लेकिन प्रेजेंटेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन भी बढ़िया, लेकिन आपको जब आंसर ही नहीं आता है, वो ये चीज भूल गई कि इक्विटी शेयर जब तक आपके लिस्टेड नहीं है तब तक वो कंपनी लिस्टेड में होती नहीं है, वो ये पॉइंट भूल गई लगती है, नंबर कट गए। तो इसीलिए मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है नंबर कटेंगे तो लेक ऑफ नॉलेज से ही कटेंगे तुम्हारे। अगर सेक्शन पढ़ा हुआ है और तुमको याद है तो नंबर कटने वाले नहीं है, प्रेजेंटेशन तो सबकी बढ़िया है। तो एमसीक्यू में नंबर मिल रहे हैं बहुत आराम से, 22-23 नंबर सब लेके आ रहे हैं। और मुझे हमेशा लगता था यार एमसीक्यू में तो कटेंगे 4-5-10 नंबर, अगर नहीं पढ़ के गया तो हारे 22-23-24 नंबर तो उधर लाने, बस आपको नंबर वो ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो नाम चेंज करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? 60 दिन का मिलेगा, अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं भाई, शॉर्ट में फटाफट। INC 7 में क्या जाता है? बोलो बोलो बोलो, INC 7 में क्या जाएगा? बोलो सर। INC 7 में एप्लीकेशन जाएगी और सब्सक्राइबर की डिटेल्स जाएगी, नेम, एड्रेस, सरनेम, मरनेम, वो सब, ठीक है। INC 8 में एक डिक्लेरेशन जाएगी प्रोफेशनल और डायरेक्टर की तरफ से, सारे रूल्स रेगुलेशंस हमने प्रॉपर कंप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। INC 9 में सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एक डिक्लेरेशन देगा, हमने पिछले सालों में किसी कंपनी के फॉर्मेशन में कोई फ्रॉड नहीं किया। पिछले 5 साल वाला भी तो एक पॉइंट था इसमें, ये रहा, कोई मिसकंडक्ट में हमको जेल वेल भी नहीं हुआ है, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन अपने सबमिट की है वो सारी ट्रू एंड फेयर है, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, ये अपने को लिख के भेजना है। INC बाई सबको पता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। और DIR 12 में अपन भेजते हैं डायरेक्टर्स के बारे में 3 चीजें हैं, डिटेल, उनका रिटर्न कंसेंट टू वर्क एज ए डायरेक्टर, और अदर कंपनीज में अगर कोई उनका इंटरेस्ट है, डायरेक्टर मेंबर है, तो वो सब डिटेल अपने को देना पड़ेगा। ध्यान रखोगे तो कहानी खत्म। फिर क्या होगा? सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, CIN अपने को मिल जाएगा, है ना। ये एक पॉइंट मैंने लिखा है, ये भी देखिए, द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट देयर रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल टिल इट्स डिसोल्यूशन। पता ही है तो अपने को, ये वाली जो स्टार्टिंग इनकॉर्पोरेशन वाली कॉपीज हैं, ये आपको डिसोल्यूशन तक संभाल करके रखनी है। जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक ये INC 7, 8 जो भी आपने भेजा वो संभाल करके रखना है। नहीं फॉलो करोगे तो इसमें पनिशमेंट है। पनिशमेंट तो ठीक है, तुमको ये भी पता है ट्रिब्यूनल अपनी तरफ से पनिशमेंट देता है, चाहे ड्यूरिंग द टाइम पता लग गया हो इनकॉर्पोरेशन की गलत इंफॉर्मेशन है, या कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद भी पता लगा, तो 447 में वो पनिशेबल करने वाला है, वो तो पता ही है। कंपनी का क्या बिगड़ेगा ये यहां लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में आ रहा है सेक्शन 7 में, ये ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट। तो कंपनी बन गई, बनने के बाद पता लग गया कि यार इन्होंने कुछ झूठा इन्फॉर्मेशन देके कंपनी बनाया है, क्या क्या बिगड़ सकता है कंपनी का। फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग बता सकते हो पढ़ के? कोई भी पढ़ के बताओ भाई, शॉर्ट करके बताना हो तो भी बता देना मुझे। याद आया भी किसी को? क्या मतलब है इसका? पहला ऑर्डर कंपनी का मैनेजमेंट करने का काम अभी कौन करेगा? पास सच ऑर्डर एज इट मे थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट करने का काम अब ट्रिब्यूनल करेगा। उससे रिलेटेड जो भी ऑर्डर देने हो, आर्टिकल्स में चेंज करना, अपॉइंटमेंट करना, रिमूव करना, वो सब कंट्रोल कौन हाथ में लेगा? ट्रिब्यूनल। सेकेंड पॉइंट, मेंबर्स का लाइब्रेरी अनलिमिटेड, फिर कंपनी का नाम रिमूव, फिर वाइंडिंग कप। मैंने आपको तब भी कहा था, या तो एनकाउंटर कर देगा, नाम ही रिमूव, या उनको बोलेगा सुसाइड कर लो,
तुम ही कर लो सुसाइड, और क्या है, कंपनी का वाइंडिंग अप चालू कर दो, और भी कुछ ऑर्डर देना है तो दे सकता है, खत्म काम। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन मैंने किधर देखा था जिसमें उन्होंने ये क्वेश्चन साथ में पूछ लिया, टेस्ट में दूंगा मैं, हिंट अभी दे रहा हूं पर टेस्ट में दूंगा ये, जिसमें आपसे पूछ लिया व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, और साथ में पूछ लिया उन्होंने कि भाई मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बाउंड कैसे करते हैं। तो दो सेक्शन आंसर में लिखे गए थे 9 और 10। 9 ये है, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी बन जाएगी अभी बॉडी कॉर्पोरेट। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम्स जो होंगे दे आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। उसके अलावा कंपनी का मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। ये सब तो सेक्शन 9 में है ही है। सेक्शन 10 जो है वो भी पढ़ाऊंगा, आ रहा है अभी, वो भी साथ में आंसर में देना पड़ेगा। तो वो मैंने आपको कहा ना, मेरा जो फॉलोदी में अपने एक बैच चल रहा है उसका मैं टेस्ट ले चुका हूँ, उसमें वो क्वेश्चन मैंने दिया है। तो उसमें सेक्शन 9 तो कई लोगों ने लिख दिया, सिर्फ ये वाला जो है वो 2-1 लोग ही लिख पाए, तो भी बताऊंगा सेक्शन 10 भी। टेस्ट का प्लान ये है, 3 टेस्ट लेने का प्लान है। एक पूरा कंपनीज एक्ट, एक पूरा अदर लॉस, ताकि अपने को दोनों में अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी यार कंपनीज एक्ट में अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 60 नंबर का कंपनी है, 40 नंबर का अपना वो है। 60 नंबर का जो पेपर आएगा वो बिल्कुल उसी स्टाइल में 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के रहेंगे 10 नंबर के आसपास के, हाँ, केस स्टडी या नॉर्मल एमसीक्यू, और बाकी का अपना थ्योरेटिकल पेपर जैसे वहाँ आता है। और एक पेपर रखेंगे अपन अदर लॉस का 40 नंबर का, और तीसरा एक टेस्ट मेरा प्लान है मॉक टेस्ट फुल वाला 100 नंबर का, जिसमें पूरा 3 घंटे तुमको देना है और पूरा पेपर सॉल्व। उसका बेनिफिट मिलेगा तुमको, एग्जाम में पक्का बेनिफिट मिलेगा। और टेस्ट से घबराना मत, क्योंकि टेस्ट अगर दे दिया यहाँ पे तुमने, 3 घंटे का फर्स्ट क्लास पेपर लिख पाए, जितना भी आप लिख सकते हो बढ़िया, तो उससे क्या होगा, वहाँ कॉन्फिडेंस खुल जाएगा अपना कि हाँ यार अपन इंटर का पेपर जो है वहाँ पे कर पाएंगे। वो अपन जरूर, 3 टेस्ट का प्लान मेरा लॉक है, 1-2 दिन में बाकी लोग बना लें, फिर हम ग्रुप के अंदर शेयर भी कर देंगे आपके साथ में। चलो भाई, सेक्शन 10A है क्या ये कोर्स में अपने अभी है ना, कटवाया थोड़ी था मैंने, तो आ जाओ फटाफट से। कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस याद आया कुछ, बढ़िया सेक्शन है, चलो रिवाइज करो। फाइल्ड, एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी डायरेक्टर को, टाइमिंग फोकस कर लो, विद इन ए पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फॉर्म नंबर की जरूरत नहीं है, विद आरओसी, शेल बी वेरीफाइड बाय सीए, सीएस और सीडब्ल्यू इन प्रैक्टिस। इन किस बात का डिक्लेरेशन वो चेक करो, एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैज पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम। मतलब हाँ, सिंपली 10A में एक डिक्लेरेशन करेंगे कि जिन लोगों का भी नाम सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, उन्होंने अपने नाम के आगे जितने भी शेयर्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे शेयर्स पे कर दिए, उसके लिए उन्होंने पैसा दे दिया है। तुम सबको अच्छी तरह से पता है, ये मैं आपको बता भी चुका था, किसी भी कंपनी का जब एमओए देखते हो तो ये देखो, उसमें उसके नाम के आगे शेयर्स लिखे हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने शेयर उसने लिए हैं, और खाली लिखने से काम नहीं चलेगा। इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन है, 180 डेज में डायरेक्टर्स इस चीज का एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे, जिसको वेरीफाई करने का काम सीएस ने किया है कि हाँ भाई इन सारे लोगों ने इतने शेयर्स पे पैसा हमको दे दिया है। या फिर एक पॉइंट और लिखा है उसके अंदर, वो भी चेक करो। आगे क्या बोला है, फॉर सम स्पेसिफिक कंपनी अप्रूवल फ्रॉम, हाँ ये भी बहुत बढ़िया, सेक्टोरियल रेगुलेटर का परमिशन अगर चाहिए था तो हमने ले लिया है। कौन कौन हो सकते हैं, सेबी हो सकती है, बैंकिंग कंपनी हो तो आरबीआई हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी है तो आईआरडी हो सकता है। इनका परमिशन हमने ले लिया है सर, ये अपने को देना पड़ेगा। और उसी वक्त में आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन भी साथ में भेजना पड़ेगा कि यहां हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। और मैंने आपको बताया था इसका वेरीफाई कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगाओ, गैस कनेक्शन अगर ले रखा है तो उसका कॉपी लगाओ, वो सब अपन लगा सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है, पेनल्टी पे डिफॉल्ट है। और ये डिक्लेरेशन अगर फाइल नहीं किया तो क्या हो सकता है, 180 दिन में नहीं किया तो रजिस्ट्रार को अगर ये बिलीव है कि कंपनी कोई भी काम नहीं कर रही है तो कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा भी सकता है। ये अपने को ध्यान रखना। तो मैंने एक बहुत बढ़िया चीज आपको उससे बोली थी, बाई चांस हमने डिक्लेरेशन नहीं की लेकिन काम चालू कर चुके हैं तो क्या बंद कर सकता है क्या रजिस्ट्रार?
कंपनी का नाम काट दे, सिर्फ क्या लगाएगा, पेनल्टी। क्योंकि लैंग्वेज देखो सेक्शन की क्या बोला है, इफ द रजिस्ट्रार बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, 180 दिन में जब हमने डिक्लेरेशन नहीं किया तो आरओसी आगे चेक करेगा। दो बातें होंगी, या तो हम काम करते दिखेंगे या काम करते नहीं दिखेंगे। अगर हम काम करते दिख रहे हैं तो बंद नहीं करेगा, सिर्फ पेनल्टी लगा करके छोड़ेगा और बोलेगा आप करो डिक्लेरेशन। और अगर उसको लग रहा है काम भी नहीं किया, कुछ फर्जी कंपनी खोल ली, फेक कंपनी, बोगस कंपनी, वो नाम बहुत चल रहा है ना अभी बोगस कंपनियों का, कई सारे लोगों ने बाहर बोगस कंपनियां खोल ली, अपनी कंपनियां तो थी नहीं। तो ऐसे में कंपनी का नाम क्या करेगा, कट कर देगा रजिस्टर से। अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल। चलिए जी अगले पे आते हैं, फटाफट एक और ले लेते हैं ताकि बेसिक पार्ट आज खत्म हो जाएगा। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। चलिए भाई, मेमोरेंडम का डेफिनेशन सबको पता है यार, बात करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए नेम क्लॉज, नेम क्लॉज के अंदर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम पहले से बनी हुई किसी कंपनी के नाम से मैच नहीं होना चाहिए। कोई भी ऑफेंसिव नाम भी, आरओसी का अनडिजायरेबल नेम भी नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर नाम तुमको रखने हैं, कौन कौन से, बोर्ड, कमीशन, ऑथोरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, और भी बहुत कुछ दे रखे हैं मैंने नोट्स में, बहुत लिस्ट लंबी चौड़ी। तो तुमको पहले लेना पड़ेगा आरओसी से, या रख ही नहीं सकते हो, बोलो रख सकते हो, लेकिन आरओसी से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर तुमको इलेक्ट्रल ट्रस्ट नाम रखना है कंपनी का, सीबीडीटी का परमिशन लगेगा। ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ जाएगा। सीबीडीटी बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जो सेक्शन 8 कंपनियां होती हैं वो इलेक्ट्रल ट्रस्ट में अपनी कंपनी ओपन करती है, उनको टैक्स के बेनिफिट भी है, इसलिए आपको इसका परमिशन लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ये नाम रखने हो, इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब कुछ सेक्टोरियल रेगुलेटर का परमिशन लगेगा। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट कंपनी को भी अपने नाम के साथ में लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा। और ओपीसी है तो जोर क्वेश्चन बनता है, आ चुका है। ओपीसी का नाम आएगा बिलो इट्स नेम। तुम्हारे एमसीक्यू बुक में शायद एक क्वेश्चन भी है ना, इसमें उसमें लिखा हुआ है ओपीसी का नाम शुरू में आएगा कि बीच में आएगा कि नीचे की तरफ आएगा। तो बिलो द नेम कंपनी के आपको लिखना पड़ेगा 1% कंपनी जरूरी है। जैसे कंपनी का नाम मैंने रख दिया भाई जेबी प्राइवेट लिमिटेड, और नीचे मुझे लिखना पड़ेगा 1% कंपनी। सर प्राइवेट लिमिटेड क्यों लिख दिया, अरे प्राइवेट कंपनी तो होती है ओपीसी, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, बराबर। चलिए सिचुएशन क्लॉज में क्या आता है, जल्दी। स्टेट का नाम जिधर कंपनी रजिस्टर्ड है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने कंपनी को बनाया, लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा वेदर शेयर्स या गारंटी, कैपिटल क्लॉज, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑथोराइज कैपिटल आ जाएगी, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एक डिक्लेरेशन होती है मेंबर्स की कि भी हम कंपनी को चलाने के लिए तैयार हैं, एग्री कर रहे हैं, हमारे नाम के आगे लिखे हुए शेयर हम ले लेंगे। और ओपीसी के केस में आपको यहां पे एक किसका नाम देना पड़ता है, नॉमिनी का नाम आपको यहीं पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि अगर मेंबर की डेथ हो गई तो कौन उस कंपनी को टेक ओवर करेगा, वो भी आपको सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर ही देना पड़ता है। ध्यान रखोगे। ये देखो ओपीसी के नॉमिनी वाले पॉइंट। मेमोरेंडम में हम ओपीसी के नॉमिनी का रिटन कंसेंट भी डालेंगे, ठीक है। नॉमिनी जब चाहे अपनी कंसेंट को वापस ले सकता है, ठीक है। 1% कभी भी चाहे तो नॉमिनी का नाम चेंज कर सकता है, और इट इज ड्यूटी ऑफ मेंबर ऑफ ओपीसी टू इंटीमेट द कंपनी द चेंज ऑफ नेम टू द नॉमिनी। और फिर कंपनी क्या करेगी आगे, आरओसी को इन्फॉर्म कर देगी नाम चेंज करने के लिए। और बढ़िया चीज, जब भी ओपीसी के नॉमिनी का नाम चेंज होता है वो ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम नहीं कहलाता है, क्योंकि लॉ कहता है नॉमिनी का नाम तो रूटीन में भी चेंज होता है, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, वो सबकी जरूरत अपने को नहीं है, खत्म। चलो आर्टिकल्स का डेफिनेशन सबको पता है। आर्टिकल मीन्स आर्टिकल जिसको इस एक्ट में बनाया और टाइम टू टाइम पे तुमने ऑल्टर किया, खत्म। मुझे चाहिए अगला पॉइंट। ये तो फाउंडेशन में भी था यार, इधर भी है, बताओ क्या होता है जल्दी। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उसके लिए एनरिचमेंट का प्रोविजन बनता है। सिंपल। इसमें क्या कह सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, देयर आर सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, है ना। इफ कंपनी वांट्स टू
change या alter in articles, so company have to follow some specific requirement other than provisions of Companies Act. भाई कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है ऐसा, एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया था कि भाई अगर मान लो उन्होंने बोला कि कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा का लोन लेने वाली है, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है आप 10 करोड़ से ऊपर का नहीं ले सकते, वो चेंज कर रहे हैं, तो ये प्रोविजन कंपनी लिख सकती है कि इसके लिए आपको एसआर तो पास करना ही है, प्लस माइनॉरिटी शेयर होल्डर की मीटिंग बुला करके उसमें भी एसआर पास करना पड़ेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? माइनॉरिटी वालों के इंटरेस्ट सेफ हो जाएंगे कि उनके बगैर पूछे, नहीं तो क्या होगा, माइनॉरिटी वाले कौन, मान लो कंपनी में हमारी 10% की होल्डिंग है तो हमारे को तो कोई पूछेगा ही नहीं। कोई भी चेंज करने के लिए आपको 75% कंसेंट चाहिए, और हमारा उस कंपनी में हमारे ग्रुप के पास है ही 10%, बाकियों के पास 90% है, तो जो चाहे डिसीजन ले लेंगे वो तो उसके लिए होता है। लेकिन एनरिचमेंट प्रोविजन इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तरीका बोलो। क्या तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही है उसी वक्त आप ये प्रोविजन बना दो, बाद में बनाना है तो दो प्रोविजन है। अगर पब्लिक कंपनी है तो एसआर पास करके ये प्रोविजन डाल सकते हो, और प्राइवेट कंपनी है तो कंसेंट ऑफ ऑल। देख लो वहां से, देखो अमेंडमेंट बाद में या तो शुरुआत में डाल दो फॉर्मेशन के टाइम पे, बाद में अगर कर रहे हो तो प्राइवेट कंपनी के केस में ऑल कंसेंट चाहिएगी, और प्राइवेट कंपनी के केस में अपने को चाहिएगा, सॉरी प्राइवेट में ऑल कंसेंट और पब्लिक में एसआर पास करना पड़ेगा। ये जरूरी रिक्वायरमेंट है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो एग्जाम के हिसाब से ये एक पॉइंट मुझे लगता है ठीक ठाक हो सकता है। ठीक है, इसको अपन टिक कर लेते हैं। चलिए, सेक्शन 6 तो बहुत डिस्कस किया अपन ने क्लास में, भरपूर वाला। क्या कहता है डायरेक्ट बता दो। कोई भी मेमोरेंडम, कोई भी आर्टिकल्स, कुछ भी जो है, कोई भी रिजोल्यूशन पास करो, वो कभी भी कंपनीज एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा। कंपनीज एक्ट को सुपीरियर पावर तुमको देना ही है, लेकिन जहां कंपनीज एक्ट खुद ही कहते हैं कि हमको ओवरराइड कर लो, ठीक है, वहां पे कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। खत्म। चलिए, ये रहा वो सेक्शन भाई, इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम 9 और 10 जो साथ में लिखना था, छोटा सा सेक्शन है। मेमोरेंडम और आर्टिकल जब भी रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी और मेंबर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, लेकिन मेंबर और मेंबर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं। और एक बार अगर आप कंपनी के मेंबर बन गए तो आपका जो कॉल मनी है वो बन जाता है डेप्ट, और कंपनी उसको डेप्ट की तरह आपसे रिकवर भी कर सकती है, ये आप फोर्सफुली ले सकती है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलो, सेक्शन 12 की कुछ सिंपल बातें हैं। टाइमिंग मेन है। 30 दिन ही है ना, ये 15 दिन तो नहीं गए। ठीक है, क्या है 30 दिन में क्या करना है? हर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के बाद और उसके बाद हर वक्त 30 दिन के अंदर एक इनकॉर्पोरेशन ऑफिस होना चाहिए भाई। जैसे इनकॉर्पोरेशन हो जाए उसके बाद 30 दिन में तुम्हारा एक ऑफिस होगा। इसीलिए अपन ने कहा था अगर ऑफिस अभी नहीं है तो अभी तो टेम्पररी एड्रेस भेज दो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे INS 22 में, INC 22 में, और बाद में 30 दिन में तो मेन एड्रेस भेज देना भाई, बिल्कुल बढ़िया है। अब ये जो एड्रेस होगा 30 दिन में तुमको वेरीफाई भी करवाना पड़ता है, ठीक है, ये भी करवा देंगे। अब बढ़िया चीज है, सिंपल सी, हर कंपनी कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं पे लिखेगी, है ना। तो ये है, कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा और पूरे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखना पड़ेगा। कहां पे वो देख लो, बताओ भाई। अच्छा, एक तो पेंट कराओ या फिक्स कराओ, डिफरेंस क्या? पेंट में तो ऐसे दीवार पे पेंट कर देंगे, फिक्स का मतलब बोर्ड लगा देंगे जैसे एक्सेल एकेडमी लगा रखा है, ठीक है। कहां पे? हर ऑफिस के बाहर लगाना है। जितने भी हमारे पूरे इंडिया में ऑफिस है सबके बाहर कंपनी का नाम भी और हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। कल को एक्सेल जयपुर ब्रांच खोल रहा है तो हम क्या करेंगे? जोधपुर वाले का एड्रेस हमको वहां पे लिखना पड़ेगा, बढ़िया। और ये क्या है? कॉन्स्पिशियस पोजीशन दिखना चाहिए, है ना। ऐसे पता नहीं कहाँ लिख दिया, आदमी ढूंढ ही रहा है किधर है। अभी हम भी एक्सेल का बोर्ड एकदम अपने टॉप फ्लोर पे लगा दे, बेचारा पागल हो जाएगा ढूंढते। लेजिबल लेटर्स पढ़ने लायक होने चाहिए, पता नहीं क्या लैंग्वेज तुमने लिख दिया, रनिंग राइटिंग पता ही नहीं चल रहा है। और लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर ऑथोराइज है। से अपने यहाँ तो हिंदी चलती है, गुजरात में जरूर जाओगे तो गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी हो सकती है। चलो, सेकंड नंबर, कंपनी को सील के ऊपर क्या देना चाहिए? कंपनी का नाम, लेजिबल कैरेक्टर्स में। सील पे कंपनी का एड्रेस नहीं आता है, सिर्फ आता है नाम, लेकिन ऑफिस के बाहर नाम भी आता है और एड्रेस भी आता है। चलो, तीसरा, कंपनी जो भी अपने लेटर बनाएगी ना, बिल हेड्स लेटर पेपर, वो जैसे डॉक्टर का होता है ना वैसा लेटर हेड, तो उसके ऊपर कंपनी अपना नाम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, CIN नंबर,
टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस वगैरह सब कुछ भी प्रिंट करेगी। सिंपल सी बात है, ध्यान रखोगे। और कंपनी के जो भी हुंडी, प्रमोजरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज होंगे उन पर रहता है सिर्फ कंपनी का नाम। इवन जो चेकबुक भी होती है ना, उसमें भी सिर्फ कंपनी का नाम होता है, एड्रेस नहीं होता है। कोई भी कंपनी का चेक देखना, फॉर एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, बस इतना ही, एड्रेस एड्रेस नहीं होता है। और ये एमसीक्यू बताओ, कंपनी जब भी अपना नाम चेंज करेगी तो 2 साल तक उसको पुराना वाला नाम जो है वो भी साथ में लगा के रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये चेंज में जो तो 30 दिन में आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करने के लिए पास करना पड़ेगा एसआर। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करने के लिए एसआर आगे आ भी जाएगा, अभी पूरा अपन पढ़ेंगे भी। वो होता है ना, एक सिटी से दूसरा सिटी और वो सब होगा। फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी है। ये एक पॉइंट क्या दिया है, इफ द रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, जो 10A में भी पढ़ा था, ही में कॉज अ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। खुद आकर के देख लेगा वहां पे ऑफिस कहाँ है, पता लग रहा है पेड़ के ऊपर टांग दिया कंपनी का बोर्ड, तो फिर कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा देगा। बोगस कंपनीज होती हैं, अपने को ध्यान रखना है। चलो ऑल्ट्रेशन, नेम क्लॉज में ऑल्टर, फटाफट 22 सेक्शन तक ही है, फटाफट हो जाएंगे। तो एक तो पास करना है एसआर, आरओसी का अप्रूवल चाहिए। दूसरे नंबर पे वॉलंटरी चेंज में बोलो नया नाम अप्लाई करो, नया नाम आ जाएगा। और क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और डिपॉजिट और डिबेंचर के इंटरेस्ट पेमेंट में भी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वॉलंटरी नाम चेंज नहीं कर पाओगे। रूल बना दिया आजकल, बराबर। और द चेंज ऑफ नेम शैल बी अलाउड ऑन रेक्टिफाइंग दिस फेलियर ठीक करो, आपको परमिशन मिल जाएगी। सिंपल सा अपना पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन इस पर बढ़िया बनता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ कंपनीज नेम। इसमें क्या चक्कर है भाई, कंपनी का नाम पहले से बने हुए किसी कंपनी के नाम या ट्रेडमार्क से मैच कर दिया, तो रीजनल डायरेक्टर डायरेक्शन देगा नाम चेंज करने का। और अगर डायरेक्शन दे तो कितना टाइमिंग है भाई, कंप्लाइड डायरेक्शन बाय कंपनी विद इन 3 months। और ट्रेडमार्क की भी अगर सिमिलरिटी है तो टाइम कितना मिलेगा, 3 महीने में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके चेंज करना है। यहां एक प्रोविजन और है जो यहां नहीं दे रखा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, अगर किसी कंपनी का नाम सिमिलर है तो कितने टाइम में आप कंप्लेन कर सकते हो। वो 3 साल वाला टाइमिंग सिर्फ ट्रेडमार्क के लिए है या नेम सिमिलर के लिए है। सुनो, हाँ, वो अब इसमें टाइमिंग सुनो, ये 3 महीने वाला टाइम कौन सा है, 3 साल वाला कौन सा है। 3 महीने में तो आपको चेंज करना है, लेकिन चेंज करने के लिए कंप्लेन कितने टाइम में करना है। वो 3 साल आई थिंक ट्रेडमार्क के लिए है, याद रखना। सेम नेम सिमिलर के लिए नहीं है, नोट चेक कर लेना भाई, नहीं तो बराबर। नेम सिमिलर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये इसलिए बार बार पूछ रहा हूं ट्रेडमार्क है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। 2015 में एक कंपनी बनती है, 2019 के अंदर एक और कंपनी बनती है, और पुरानी कंपनी और इसका ट्रेडमार्क सेम है। अब ये जो 2019 में कंपनी तो बन गई, लेकिन 2024 में जाके वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा ट्रेडमार्क मैच कर रहा है, बेटा तुमको कोई राइट्स मिलने वाले नहीं है, क्योंकि 3 साल का टाइम निकल गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपने कंप्लेन कर दी, करने के 3, अब चाहे ट्रेडमार्क वाली हो चाहे नॉर्मल हो, 3 months का टाइमिंग है जिसके अंदर आपको ओआर पास करके चेंज करना पड़ेगा। और इसके बारे में फिर 15 दिन में आपको आरओसी को नोटिस भी देना पड़ेगा। और मैंने कहा भी था आरओसी पूछेगा, हमसे बगैर पूछे नाम कैसे चेंज कर दिया। हम बोलेंगे पापा का परमिशन आया था, पापा का ऑर्डर था तुम्हारे आरडी का, बस बात खत्म। ठीक है, और अगर डिफॉल्ट किया तो अपने को पता ही है क्या क्या हो जाएगा। हाँ, डिफॉल्ट में क्या होगा, आरडी खुद चेंज कर देगा, और क्या है बस, और सर्टिफिकेट इशू कर देगा। पर ऐसा नहीं है कि आरडी वाला नाम ही तुमको रखना है, आगे जाके चेंज भी कर सकते हो, खत्म काम। चलो बढ़िया। रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज के लिए सिंपल प्रोसेस है, मुझे तो डायरेक्ट बता दो आप। बाकी देखो चेंजेस क्या होते हैं, एक सिटी में एक जगह से दूसरी जगह, वो रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। बाकी 3 इसके अलावा बड़े चेंज है, एक सिटी से दूसरा सिटी, स्टेट वही रहेगा। हाँ, एक सिटी से दूसरा सिटी, स्टेट वही रहेगा, लेकिन आरओसी चेंज हो जाएगा। 2 स्टेट में ऐसा है, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, तमिलनाडु कोयम्बटूर चेन्नई।
ठीक है। चौथा एक और चेंज है, सीधा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए। इन तीनों चेंजेस के अंदर आपको एसआर पास करना पड़ता है। बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो सिंपल है, रिक्वायरमेंट में मैं नहीं जा रहा, 60-30 डेज के कुछ पॉइंट्स है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना हो तो भी क्या करना है, एसआर पास करना है। मैं खाली रिजोल्यूशन पे फोकस कर रहा हूं अभी, बाकी प्रोसेस आप लोगों को पता ही है। लाइबिलिटी क्लॉज में अगर चेंज करना हो, सेक्शन 13 में प्रोविजन दे नहीं रखा है तो नहीं होता है, ध्यान रखोगे। और ऑल्ट्रेशन करना हो कैपिटल क्लॉज का तो सेक्शन नंबर कवर होगा 61, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 61 ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज। एक मिनट रुको, कुछ कुछ मुझे ऐसा याद आ रहा है इसके ऊपर, वो देख ही लेते हैं। नहीं इसमें नहीं है, फिर कोई पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था, चलो जब दिखेगा आप लोगों को बताऊंगा मैं। नेक्स्ट पे आते हैं भाई फिलहाल। चलिए जी, आर्टिकल्स में ऑल्टर करना हो तो बोलो भाई। सर एसआर पास करेंगे और फिर आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन की कॉपी जो है साथ में 15 दिन में अपन आरओसी को सबमिट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट से पब्लिक में और पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होना भी इसी के अंदर कवर है, उसमें भी सेक्शन नंबर लगता है 14, ठीक है। प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, अलग से एक बॉक्स दे रखा है आपको नोट्स के अंदर, है ना, उसमें ये दे रखा है। अब इसमें एक खासियत है, सुनो, प्राइवेट से पब्लिक का मतलब हो गया आर्टिकल्स में चेंज करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे। और पब्लिक से प्राइवेट में आ रहे हो तो 268 के रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, तो आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन होगा, ठीक है। सेक्शन 15 क्या कहता है, चलो फटाफट बता दो। 15 जब भी ऑल्ट्रेशन होगा तो कहां होगा भाई, मेमोरेंडम की हर एक कॉपी में फिर आपको ऑल्ट्रेशन करना है, एक कॉपी नहीं, फिर मेमोरेंडम की जो भी कॉपी आगे जाएंगी सब में ऑल्ट्रेशन के साथ जाएगा, नहीं तो लगने वाली है पेनल्टी, ठीक है। सेक्शन 16 कहां गायब हो गया, 16 कौन सा है, चेक करो तो, पढ़ लिया या अब आएगा, क्या सीन था सेक्शन 16 का, पढ़ लिया। कंपल्सरी चेंज इन कंपनीज नेम वाला था वो, तो अपन ने पहले ही साथ में पढ़ लिया 13 के, ठीक है। चलो सेक्शन 17 जल्दी, 22 तक खत्म करना है आज। क्या था, क्या वापस बोल। हाँ 7 दिन में उसको देना है, बिल्कुल सही है। अगर कोई भी मेंबर कॉपी वॉपी मांगे मेमोरेंडम आर्टिकल्स का तो 7 दिन में उसको अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, बराबर। ये सेक्शन 117 में भी दे रखा है, जहां लिखा हुआ है रिजोल्यूशंस वगैरह का अपन सर्कुलेशन करते हैं ना, तो वो अपन उसको 7 दिन के अंदर प्रोवाइड करेंगे, नहीं दिया तो यहां लगने वाली है पेनल्टी। सारे पेनल्टी के छोटे छोटे सेक्शन है। सेक्शन 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आए वहां सेक्शन 18 लिखना है। मैंने तुमको पहले वाले टेस्ट में भी दिया था, देखना। अ कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इन अदर क्लास ऑफ कंपनी बाय ऑल्ट्रेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, द कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, आरओसी क्लोज द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी और नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। लेकिन ऐसे कन्वर्जन से पहले के जो भी आपके डेप्ट लायबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट थे उन पर कोई भी असर होने वाला नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये सब कहां दे रखा है, सेक्शन नंबर 18 में। सेक्शन 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जल्दी से बता दो, मैं डायरेक्ट पूछता हूं, क्या कोई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के मेंबर बन सकती है? नहीं सर, नहीं बन सकती है। सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी एक्सेप्ट 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 बोलो, if subsidiary company is legal heir of the deceased member of holding company। याद आ गया सबको, बहुत बात की अपन ने इसके ऊपर। होल्डिंग कंपनी का एक मेंबर मरा और उसने अपने जो शेयर्स थे वो सब्सिडरी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, तो यहां सब्सिडरी होल्डिंग की मेंबर बन सकती है। दूसरा, when subsidiary company holds share as a trustee, अगेन होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर था, उसने अपने शेयर ट्रांसफर जरूर किए लेकिन सब्सिडरी कंपनी को बना दिया ट्रस्टी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो आप मेंबर बन सकते हो। तीसरा,
सब्सिडरी होल्डिंग का रिलेशन बनने के पहले ही सब्सिडरी कंपनी इज अ मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो हम कंटिन्यू करने देंगे, लेकिन सिर्फ तीसरे पॉइंट में खासियत है, वोटिंग राइट। तुम लोगों ने टेस्ट में इधर बहुत गड़बड़ी किया था इस क्वेश्चन में, तो इसमें उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो अपन एक क्वेश्चन भी इस तरह का वो तुमको दिया था मैंने, 5% में से 1% लीगल एयर वाले थे, तो उधर वोटिंग राइट मिलेंगे, बाकियों के अंदर नहीं मिलेंगे, अपने को ध्यान रखना है। चलिए, तो बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ के जाना। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट इजी, आखिरी 3 सेक्शन 20, 21, 22। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट में अगर कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, कंपनी के यहाँ जाके पकड़ा दो किसी को, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हो, या अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब सुनना, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब वही जो मीटिंग वाले चैप्टर में पढ़ा, ऐसा कोई सिस्टम जिसमें आपके पास इस बात का प्रूफ रहे, सेंडिंग का भी, फेलियर वाला भी, रिकॉर्डिंग्स भी रहे, वो सब होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का मतलब है। चलो, अगर किसी रजिस्ट्रार या मेंबर को देना है तो एक चीज ऐड हो गई बस, इसमें पोस्ट ऐड हो गया, बाकी चीजें आपकी वो की वो है, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और चीज, कोई मेंबर अगर पैसा जमा करा दे और स्पेसिफिकली अगर कह दे उस तरीके से देना है, तो अपन भेज देंगे, ध्यान रखोगे। मीटिंग का नोटिस हम भेजने के बाद 48 आवर्स में कम्युनिकेट मान लेते हैं मीटिंग का नोटिस, और बाकी सब में जैसे ही पोस्ट किया हम मान लेते हैं कम्युनिकेट हो गया। बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनो। मीटिंग का नोटिस तुम पढ़ते हो सेक्शन नंबर 101 में भी, 101 नोटिस ऑफ द मीटिंग, उसमें अपन 2 दिन ऐड करते हैं रास्ते के, तो हम लेटर भेजने के 48 आवर्स बाद मानते हैं कम्युनिकेट हो गया। लेकिन नोटिस के अलावा और कोई चीज अगर अपन पोस्ट कर रहे हैं, तो जिस दिन पोस्ट किया उसी दिन हम मान लेते हैं कम्युनिकेट हो गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी यही था, ध्यान में रखोगे। चलो 21-22 आखिरी सेक्शन वाइज आखिरी है, अभी 2 रूल बाकी है। अल्ट्रा वायरस इंडोर मैनेजमेंट, अ डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन। अगर कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बनाना है तो उस पर साइन किसके होने चाहिए भाई? केएमबी के या अदर ऑफिसर ऑथोराइज बाय द बोर्ड। सिंपल है। सेक्शन 22 कहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह को कौन लिखेगा? या तो जिसको दी जाए एक्सप्रेस ऑथोरिटी या इंप्लाइड ऑथोरिटी। आगे पढ़ना, कंपनी इंप्लाइड ऑथोरिटी कैसे देगी? कॉमन सील अगर है तो लगा करके किसी पर्सन को ऑथोराइज कर सकती है कि तुम हमारे चेक वगैरह साइन करोगे। और अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं हो तो 2 डायरेक्टर के साइन या फिर 1 डायरेक्टर और 1 सीएस के साइन लगा के अप्रूव कर देगी। अब सोचो, मैंने भी एक एग्जांपल पूछा था कि हमने इसको कुणाल को ये ऑथराइजेशन दे दिया कि तू हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करेगा, क्या ये हमारा मैनेजर बन गया? बोलो नहीं बना, क्योंकि ये काम रूटीन काम में आता है और वो पर्सन मैनेजर की कैटेगरी में नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट इसका, अ डीड साइन बाय सच अटॉर्नी। अब ऐसा बंदा जिसको आपने पावर दी है, अगर वो कोई डीड वीड साइन करता है बिना कंपनी का सील लगाए, तो मानेंगे कंपनी ने साइन किया। ध्यान में रखना है। फटाफट से देखो, इतने से पॉइंट बचे हुए हैं। अल्ट्रा वायरस वाले रूल का मतलब बता दो। बियॉन्ड दी पावर्स ऑफ कंपनी, है ना। कोई भी काम जो मेमोरेंडम के बाहर का है तो उसको मेमोरेंडम के बाहर का काम एब्सोल्युटली वॉइड एब इनिशियो। सारे मेंबर अगर एग्री कर लें तो भी वैलिड होने वाला नहीं है, एब्सोल्युटली वॉइड होगा। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीके का केस इसमें है। ये फाउंडेशन में अपन ने पढ़ा हुआ है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन इधर क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि स्टडी मैट के अंदर सेकेंड चैप्टर में ऐसे बॉक्स में 2 ये रूल डाल रखे हैं, तो क्या पता बन जाए। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? It is presumed that every person who deal with company have knowledge about memorandum. अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि डॉक्यूमेंट पे 3 लोगों के साइन चाहिए और आपने नहीं देखा तो गलती आपकी है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, कंपनी को फेवर करता है ना। तो इसका, अच्छा, कोटला वेंकट स्वामी वाला केस था, इसका एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या कहता है भाई? कोई चीज जो आउटसाइडर चेक कर सकता है वो चेक कर लेगा, लेकिन इंटरनल प्रोसीडिंग की कि नहीं की उसको चेक करने के लिए वो ऑथोराइज नहीं है। वो मान के चलेगा वो भी कि आपने पूरा किया होगा, हमको क्या करना है। जैसे वही वाला केस अपना कौन सा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोइड। कंपनी के आर्टिकल्स में था लोन लेने के लिए 2 डायरेक्टर के साइन चाहिए और एसआर पास करना है। बदमाशों ने एसआर पास किए ही नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमने क्यों नहीं पास किया, हम तो मान के चलेंगे किया होगा और यहां पे कंपनी विल बी रेस्पॉन्सिबल। लेकिन इसके एक्सेप्शंस में फिर से कंपनी को हमने फ्री कर दिया। पहला पॉइंट,
हाँ, ये देखो, ऐसा बंदा जो जिसको इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में अच्छी तरह से पता हो, जैसे कंपनी का डायरेक्टर है, उसने खुद ने लोन दिया है, उसको तो पता ही था एसआर पास किया कि नहीं किया, तो नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी अगर आपको है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर, नेग्लिजेंट बिहेवियर, आप पता कर सकते थे, नहीं किया, तो भी आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा सबसे सुपर हिट, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिगॉल, फॉर्जरी का अगर मैटर है, किसी के फर्जी साइन कर दिए गए, तो वैसे भी लॉ कोई राइट्स नहीं देता, पता हो नहीं पता हो कोई मतलब नहीं, उसमें आपको कंपनी के अगेंस्ट कोई राइट्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां आकर के 1 से लगा करके 22 तक के सेक्शंस का हमारा पोर्शन एक बार वापस से रिवाइज हो गया। तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ रिपीट हुई होंगी चीजें आप लोगों को, ठीक है। तो अब अगर घर पे क्या प्लान कर रहे हो मुझे नहीं पता, कैसे अभी प्लान कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि अगर रिवीजन या 2 सब्जेक्ट के चल रहे हैं, ट्राई करो कि इन 2 को घर पे साथ में ले लो। सर ने भी बोला रहेगा तुमको, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे लॉ की बात करूँ, क्वेश्चन बैंक रिवाइज कर लो अब साथ में। जैसे मैंने आज 4 चैप्टर का काम खत्म करा है, आज क्वेश्चन बैंक घर पे ले लो आज और कल तक के टाइम में, और इनमें जो भी क्वेश्चन है उनको गो थ्रू कर लो। अब लिखने का जरूरत नहीं है, देख लो कि उस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है, कौन सा है जो तुमको नहीं आता है, क्या है वो एक बार देख लो, तो अपना साथ साथ में काम बढ़िया चलता रहेगा। ठीक है, इतना आज करो, कल वापस मिलते हैं।